बच्चा लोग अपन बेसिकली, अच्छा ये हाइड्रोकार्बन्स के सारे क्वेश्चंस मैंने जैसे अपलोड कर दिए सारे वैसे के वैसे, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चंस को करेंगे और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ थोड़ा सा एटलीस्ट रीड करके रखना, तो आई होप आपने रीड करके रखा हो। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरा काम है ही डिटेल में। हाँ, ये ज़रूर नोट करते जाना। आप जैसे जैसे अपन ये क्वेश्चंस जाएंगे ना, तो आप ये देखना कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली एक बड़ा टॉपिक हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक सब आ गया उसमें। बट आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि 3-4 ही ऐसे रिएक्शन है जिसमें से वो नीट में सवाल पूछता है हमेशा। और वो उसमें से एक वर्ड्स जो पहला आपको यहाँ दिख रहा है, लास्ट ईयर भी 2020 में भी आया हुआ दिख रहा होगा, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस। तो वो मेंटली उसकी एक नोट करते जाना कि मेरे को यही वाले रिएक्शन इन पूरे इसमें से पढ़ने हैं ज़्यादा करके, क्योंकि गारंटीड है कि उसी में से सवाल आने वाला है ना। और ऑफकोर्स मैं आपको वो बताते भी जाऊँगा बीच बीच में, ठीक है। चलो शुरू कर। तो पहला क्या बोलता है, देखो ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन अ गुड यील्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। इसको बहुत लोग वुड्स बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन है, ठीक है। अब वर्ड्स रिएक्शन जैसे ही आप सुनो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा समझना था। नेम रिएक्शन है, आपको वर्ड्स रिएक्शन सुनते ही तुरंत, ज्यादा यहां वहां की बात करनी नहीं है। वर्ड्स रिएक्शन सुनते ही क्या बोलना है बताओ। कोई बोले वर्ड्स रिएक्शन तो आप क्या बोलेंगे, बोलो। आप बोलेंगे एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर। क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर। ये रिएक्शन है पहली बात। तो वर्ड्स सुनते ही चलो रिपीट करो सब मेरे साथ, रिपीट करो सब। क्या है वर्ड्स रिएक्शन, इक्वल टू एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर। रिपीट, सोडियम इन ड्राई ईथर। अच्छा, इससे होगा क्या, इस एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर से आप अचीव क्या करेंगे, अब क्या अचीव करने वाले हो, तो दिस विल गिव यू, will produce alkane with double the number of carbon। क्या, with double number of carbon as those in RX। मतलब RX में जितने भी कार्बन थे उसका क्या मिलने वाला है आपको, डबल नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बस वर्ड्स रिएक्शन में सिर्फ ये दो चीज ढंग से याद कर लेनी है आपने। पहला कि वर्ड्स रिएक्शन क्या है, एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन में एल्काइल हैलाइड तो कहीं दिया नहीं, बट क्या बोला, एल्केन मिल रहा है। हाँ मैंने लिखा है ना, एल्केन मिलने वाला है। कैसा एल्केन मिलने वाला है, डबल नंबर ऑफ कार्बन, है ना। अब मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी नंबर है जिसको आप डबल करोगे तो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है कि ऑड नंबर मिलता है बेटा, नोट बताइए। इवन नंबर। अगर मैं ऑड नंबर लेके उसको डबल करूं, जैसे 3, 5, 7, तो उसका डबल भी इवन ही होता है। और इवन नंबर लेके डबल करूं तो भी इवन ही होता है। विच मीन्स ये क्लियर है कि मेरे को वर्ड्स रिएक्शन से इवन नंबर वाले एल्केन्स ही मिलने का चांस है। यस, बस बात खत्म हो गया, आंसर आ गया, चेक कर लो। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इतना इजी हो गया ये फंडा। क्या है आंसर बता दो। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में कितने कार्बन, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और ब्यूटेन 4, यानी टोटल 6 हुआ इवन नंबर। एन हेप्टेन, आंसर आ गया, है ना। 7 है, ऑड नंबर है, अच्छी यील्ड नहीं मिल सकती। अच्छा, क्या वर्ड्स रिएक्शन कभी भी ऑड नंबर नहीं बना सकता, ओनली इन मिक्स्ड एल्काइल हैलाइड, ओनली इन केस ऑफ क्या, ओनली इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। आप दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स लोगे, मिक्सचर लोगे, देन यू विल गेट, देन ऑड नंबर कार्बन एल्केन कैन बी फॉर्म्ड। समझ गए क्या, क्या बनेगा, ऑड नंबर वाला। अब यहां पर चारों ऑप्शन में कहीं पे मिक्सचर दिया है कि सिंगल सिंगल कंपाउंड दिया है, चेक करो। सिंगल सिंगल कंपाउंड दिया ना चारों ऑप्शन में, कहीं मिक्सचर तो दिया नहीं है, तो बात ही खत्म, आपको ऑड नंबर मिलने का कोई चांस ही नहीं। देखो ना, एक में पहले में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन दिया है, सेकंड में हेप्टेन दिया, थर्ड में ब्यूटेन दिया, चौथे में हेक्सेन दिया है, तो आंसर आया एन हेप्टेन। 7 कार्बन होते हैं, मार्क करो, आगे बढ़ो। समझ में आया, वर्ड्स में क्या याद रखना है ये समझ में आया क्या, आगे देखना हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, फिर याद रखना है, ठीक है। आगे बहुत हर एक क्वेश्चन में, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है वर्ड्स रिएक्शन क्या होता है। नॉट बी मेड पूछा है तो ऑड नंबर वाला मार्क कर दिया, खत्म हो गई बात। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये 2019 नीट का क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोलता है? एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। ये बार बार मैं कहते रहता हूँ, इसके पहले मैंने आपको जब बेसिक प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस हमने किए तो मैंने कहा भी था वहां पे कि वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट वाला, एक हमने बेंजीन रिंग वाला, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ सिंगल क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड वाला, वैसा वाला क्वेश्चन किया था। मोनोक्लोरो वाला फेवरेट क्वेश्चन है। आप यूएसएस उठा के देखो, आपकी वो मोटी वाली, बहुत भर भर के मोनोक्लोरो के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सवाल बहुत सिंपल है। ये बोलता है, ध्यान, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एल्केन दैट गिव्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरिनेशन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो अगेन आपको इसमें रिएक्शन क्या याद रखना है, ध्यान में रखना है। देखो, एल्केन आप लेते हो, क्या लेते हो? एल्केन लेते हो, ठीक है। मैं एल्केन को जरा कुछ अलग तरीके से ऐसे लिख देता हूं, RH। ये समझ रहा है क्या बच्चों? RH समझ में आ रहा है क्या? R विल बी एल्काइल ग्रुप और उसमें हाइड्रोजन लगाओ, जैसे CH3H है तो ये मीथेन हो गया, C2H5H है तो ये इथेन हो गया, समझ गया ना? तो RH बेसिकली रिप्रेजेंट्स एल्केन, ठीक है। तो जब एल्केन का आप डायरेक्ट क्लोरिनेशन करते हो, क्या करते हो? एल्केन का डायरेक्ट क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। किसमें? डिफ्यूज सनलाइट, या फिर यहां पर एरो पे यूवी लाइट भी लिख सकते थे, बहुत पॉपुलर है यूवी लाइट या फिर डिफ्यूज सनलाइट, है ना? सनलाइट में यूवी लाइट होती है। तब क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन, यही होता है ना? तो RCl बनता है प्लस HCl बनता है। ये तो रिएक्शन स्टैंडर्ड है, हमको मालूम है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहां पर अगेन इस रिएक्शन बहुत इजी है, मैकेनिज्म कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कुछ नहीं है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। बट मुद्दा क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है बाय द वे, है ना? ठीक है, वो मैं लिख दूंगा चाहिए तो। इसमें मुद्दा क्या है, समझने वाली बात क्या है, जरा नोट करना। अगेन हर एक क्वेश्चन के लिए जैसे मैं आपको नोट या ट्रिक बताता हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ कि किस जगह पे क्या सोचना है। आपका ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या सोचना है? मैंने क्या बोला? ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं, आपके जब क्लोरीन होता, ब्रोमीन होता, कुछ भी होता आपके पास, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्या होता है बच्चों? टर्शरी, सेकेंडरी, यानी कि जो टर्शरी कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन है वो सबसे आसानी से जाएगा, फिर सेकेंडरी पे लगा हुआ होगा वो जाएगा, फिर प्राइमरी पे लगा हुआ होगा वो जाएगा। समझ में आया? मैक्सिमम किसका है? ईज। मैक्सिमम ईज है टर्शरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी। क्लियर होगी बात, है ना? अब ऑप्शंस को देखो, आसानी से ऑप्शन विल जंप आउट एट यू, आंसर विल जंप आउट एट यू। पहला वाला स्ट्रक्चर बनाइए, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो आप बोलोगे ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं, बट आपको सोचना, अप्रोच समझ में आएगी, है ना? देखो 1 2 3 4, यहां पर मिथाइल है, यहां पर मिथाइल है। अब मुझे बताओ कहां कहां हाइड्रोजन है? तो आप बोलोगे सर ये प्राइमरी है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, ये वाला सेकेंडरी है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी टर्शरी है, फिर ये वाला भी टर्शरी, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन हो गया, ये वाला CH3। समझ गए क्या? अब मुझे क्लोरीन रिप्लेस करना है। मुझे क्या करना है? मुझे हाइड्रोजन रिप्लेस करना है क्लोरीन से। सही बोल रहा हूं? कौन से वाले हाइड्रोजन को मैं प्रेफर करूं रिप्लेस करना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन, किसमें से मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं? तो आप बोलोगे सर सेकंड और थर्ड दोनों टर्शरी कार्बन है, इनका हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो इजीली। अगर ये वाला रिप्लेस किया तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ गया, 1 2 3 4 ऐसा आ गया, इधर क्लोरीन आ जाएगा। सही है। ये वाला रिप्लेस किया तो 1 2 3 4 यहां पर सेकंड पे आ जाएगा। सही है। लेकिन अगर इनमें से किसी एक में रिप्लेस किया तो यहां पर अगर किया तो 1, यहां पर किया तो भी 1, यहां पर किया तो भी 1, यहां पर किया तो भी 1, बराबर। तो यानी कि या तो मेरे को सेकंड पोजीशन पे यहां पे क्लोरीन मिल सकता था, या तो मेरे को यहां पर क्लोरीन मिल सकता था। तो 2 पॉसिबिलिटी थी क्लोरीन की। बोलो आया ना? मेरा फंडा समझ में आया जो मैंने समझाया? क्या बोला? मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज थी क्लोरीन को रिप्लेस करने की। कहां कहां 2 पॉसिबिलिटी थी? मैं आपके लिए यहां पर लिख के दे देता हूं। एक तो यहां पॉसिबिलिटी थी, या तो एक तो इनमें से किसी एक में पॉसिबिलिटी थी। CH वाले में से भी थी, या CH3 वाले में से भी थी। सही है। 2 पॉसिबिलिटी थी ना हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाने की। सामने सामने दिख रहा है, बोलो हाँ।
अब ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी बताओ, देखेंगे। और मुझे वैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट, मतलब कि एक ही पॉसिबिलिटी दिखनी चाहिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन बी। सेकंड वो बोल रहा है मेरे को नियोपेंटेन, सेकंड क्या बोल रहा है, नियो का मतलब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, ये रहा नियोपेंटेन। टोटल देखो 5 सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, ये भी सही है। अब मुझे बताओ मैं यहां पर रिप्लेस करूं तो भी बाकी ये पूरा ग्रुप सेम रहेगा। अच्छा इधर रिप्लेस करूं तो भी ये पूरा ग्रुप सेम रहेगा, समझ गए। इधर रिप्लेस करूं तो भी ग्रुप पूरा सेम रहेगा। मतलब मैं इनमें से ये 4 पोजीशन है क्लोरीन की, कहीं भी लगाऊं आंसर जो है, नाम जो है आईयूपीएसी नेम सेम रहने वाला है प्रोडक्ट का। बोलो हाँ या ना, करके देख लो चाहिए तो। यहां क्लोरीन लगाया तो क्या नाम होगा बताओ, नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, सही है, नाम चेक कर लो। अच्छा अगर यहां लगाया तो भी 2,3 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, चेक कर लो। अच्छा अगर यहां लगाया तो भी 2,3 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, सही है। या फिर अगर यहां लगाया तो भी 2,3 डाइमिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात। मतलब मैं कहीं पे भी लगाऊं मेरे को एक ही टाइप का प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, यस और नो, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। समझ में आया। अगर आप सी ऑप्शन कंसीडर करते, मैं अभी जस्ट आपको एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से डिटेल में बता रहा हूं, सी ऑप्शन कंसीडर करते क्या है, देखो सी ऑप्शन एन पेंटेन है ना, आपको ये तो देख के ही समझ गया होगा। यहां करोगे तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहां करोगे तो 2 क्लोरोपेंटेन, यहां करोगे तो 3 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 अलग अलग है, अलग अलग कंपाउंड तो नहीं बन रहा है। और डी में भी उसी तरीके का आपको अलग अलग मिलेगा। आई होप बात भेजे में गई। क्या इंपॉर्टेंट था ये याद रखना, ठीक है। एक तो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट, तो मुझे कहां कहां चांसेस है रिप्लेसमेंट के पता चल गया। और इजी तरीका क्या है, यहां पर सारे ही CH3 हैं, कोई वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं, लेकिन यहां पर CH3 भी है, CH भी है, यहां पर CH3 भी है, CH2 भी है, तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है। क्लियर हो गया बात, बढ़िया, पूरा डिटेल में समझ में आया, कोई घाई नहीं, एक एक रिएक्शन को एक एक बार आराम से करो, एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट पूरा कवर करेंगे। क्लियर है बच्चों, यस, बढ़िया। अगला सवाल, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड व्हिच बाय वर्ड्स रिएक्शन, अगेन देखो रिपीट आया, 2020 में वर्ड्स आया था, 2018 में भी वर्ड्स आया था। देखो क्या है, वर्ड्स बोला तो तुरंत क्या क्लिक होना है, बोलो रिपीट करो। वर्ड्स मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन ट्राइथर, क्या मिलता है, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब थोड़ा बुद्धि वापर के, अगर बुद्धि वापर के आंसर देना हो तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस ट्रिक से आंसर देना है या बेसिक स्मार्टनेस से आंसर देना, आंसर आ जाएगा सिर्फ देख के। क्या आएगा चेक करके बताओ, आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्यों, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर अपने आप देखो, आंसर विल जंप आउट एट यू। कैसा है, एक हाइड्रोकार्बन है ए, जिसका हमने क्या बनाया, एल्काइल ब्रोमाइड, फिर उस विच बाय वर्ड्स मतलब उस एल्काइल ब्रोमाइड का वर्ड्स रिएक्शन किया, समझ में आ रहा है क्या, इज कन्वर्टेड इनटू अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, ये है कैच, कंटेनिंग कितने कार्बन, लेस देन 4, क्या, कंटेनिंग लेस देन 4। अब मुझे बताओ, अगर इसमें तुमने एक ब्रोमीन रिप्लेस कर भी लिया, क्या बना, इथाइल ब्रोमाइड बना बेटा, समझो इथाइल ब्रोमाइड बन गया। अब जब तुम इथाइल, कितने कार्बन है इथाइल ब्रोमाइड में, वर्ड्स करोगे कितने मिलेंगे, डबल नंबर, इथाइल में 2 हैं, वर्ड्स करोगे तो 4। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 4 या लेस देन 4, तो ये तो रॉन्ग हो गया, समझे। हाँ, इसमें कितने 2, अगर तुमने मैनेज कर भी लिया इसको ब्रोमीन में कन्वर्ट करने का, वर्ड्स करोगे कितने मिलेंगे, 4, रॉन्ग, इजी। सी में कितने 2, वर्ड्स करोगे डबल होंगे, कितने मिलेंगे, 4। क्वेश्चन में क्या बोलता है, लेस देन 4, एक ही आंसर ऑब्वियस है, बोलो हाँ या ना, लॉजिकल। अच्छा बाय द वे एल्कीन और एल्काइन के बारे में तो बेसिक प्रिंसिपल्स में भी बताया था कि भाई डबल बॉन्ड्स हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये तो एडिशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, एडिशन रिएक्शन। और यहां पर क्लियरली क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन,
तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। पूछो क्यों? क्योंकि ये क्या प्रेफर करते हैं? एडिशन। ये तो चाहते हैं ना कि डबल बॉन्ड टूटे और ट्रिपल बॉन्ड टूटे और चीजें ऐड हो, बराबर है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। सब्स्टिट्यूशन कौन प्रेफर करता है? सैचुरेटेड। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन थे, अगर इसको तुम करते तो 4 कार्बन मिलते और इससे क्या मिलते? लेस देन 4। क्या चाहिए था? आंसर लेस देन 4। समझ गए क्या? कुछ सॉल्व करने का जरूरत था इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं, कॉमन सेंस का आंसर था। बट फिर भी आपको बेसिक चीज है ना, एक्सप्लेनेशन में लिखवा देता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, बरोबर, विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। दैट इज आंसर हैज टू बी ए और डी। मैं देखो इतना डिटेल में समझा रहा हूं, ए या डी में से होगा। अच्छा, कांट बी ए वाई। अगर ए होता तो C2H5Br होता बेटा, सही है, और उससे तुमको क्या मिलता? C4H10। तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता। पूछो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लेस देन 4 बोला है। और अगर यही तुम मीथेन लेते तो CH3Br होता, सही है ना, तो उससे क्या मिलता आपको? C2H6। तो ये करेक्ट हो गया, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन डी। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या? कोई सवाल, कोई डाउट? बढ़िया, चलो अगला सवाल। नीट 2000, मैं 2016 हर बार बोलता हूँ, प्यारे क्वेश्चन दिए। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन इज। स्टैगर्ड एक्लिप्स क्या होता है पहले ये समझते हैं कॉन्सेप्ट, और फिर मैं आपको आंसर अपने आप, अगर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ही आंसर बताओगे, ठीक है? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आप आंसर बताओगे, देखो फट से एकदम, ठीक है? आपको याद होगा मैंने बेसिक्स वाले चैप्टर अभी इसके पहले अपन ने जो किया उसमें बताया था कि कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स होते हैं, याद है? मैंने वो रोटेट करके दिखाया था मॉलिक्यूल, उसको हमने कॉन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स बोला था। और क्लैरिटी के साथ मैंने ये बात समझाई थी कि जहां डबल बॉन्ड है वहां ज्योमेट्रिक आइसोमर, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करता, और जहां सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन्स है वहां पर कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स, क्योंकि वो अलाउ, वो रोटेशन अलाउ करता है। ये याद है क्या? बस अगर ये बेसिक याद है तो सारा कुछ, सब कुछ सेट है। क्या है देखो, रोटामर्स, क्या? रोटामर्स या फिर आप बोल सकते हो कॉन्फॉर्मर्स के दो टाइप्स हैं, के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्लिप्स्ड और एक होता है स्टैगर्ड। बट मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा भी बताना चाहता हूं। क्या है देखना, थोड़ा बेसिक आपका रिवाइज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। रोटामर्स या कॉन्फॉर्मर्स में आप दो नहीं 3 वैरायटी लिखेंगे। कितनी? 3। देखो 3 कौन सी वैरायटी, जरा देखो। एक होती है एक्लिप्स्ड वैरायटी। कौन सी होती है? एक्लिप्स्ड। दूसरी होती है स्टैगर्ड। कौन सी होती है? स्टैगर्ड। मैं हटा देता हूं, पूरा दिखेगा, दिख रहा है ना? और तीसरी होती है स्क्यू। क्या होती है? स्क्यू। अच्छा, इसके बारे में एनसीईआरटी में स्क्यू वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बट फिर भी एक बस बेसिक बता दे रहा हूं, ओके? एक्लिप्स्ड हो गया, स्टैगर्ड हो गया, और क्या हो गया? स्क्यू हो गया, ठीक है? एक्लिप्स्ड में ध्यान से सुनना, एक्लिप्स्ड में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो क्या लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो ओवरलैपिंग है। कैसे है? ओवरलैपिंग तरीके से आपको दिखते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि वो, उनका जो एंगल है एक दूसरे से वो 0 डिग्री का एंगल है। किसका कितना एंगल है? 0 डिग्री। स्टैगर्ड में वो अपोजिंग एंड्स पे है या दूर दूर है। तो इसको मैं और आसानी से, अगर आसान भाषा में लिख दूं तो ये नियर है और ये बहुत ही एक दूसरे से फार है, दूर है।
ग्रुप नजदीक है तो एक्लिप्स्ड, एकदम नजदीक है तो एक्लिप्स्ड, एकदम दूर है तो स्टैगर्ड, और कहीं बीच में है तो स्क्यू। समझ में आया? अगर ग्रुप एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक है तो कैसे हैं? एक्लिप्स्ड, बहुत ज्यादा दूर है तो स्टैगर्ड, और बीच में कहीं है तो स्क्यू। अब बोलोगे सर ये नजदीक और दूर का फंडा समझ में नहीं आया, क्योंकि हम तो एंगल्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंगल्स की बात कर रहे हैं। एंगल में नजदीक और दूर क्या होता है? तो समझाता हूं। ये याद होगा पिछली बार ऐसे बताया था, ये इथेन के बारे में ऐसे बताया था ना। इथेन पे 3 हाइड्रोजन यहां लगे हुए हैं, कार्बन पे, है ना, 3 हाइड्रोजन यहां लगे हुए हैं, याद आ रहा है? ये ऐसे दिखाया था, और सामने सामने ऐसे रखे एक के ऊपर एक। जब एक दूसरे को कवर कर रहे हैं तो क्या है? एक्लिप्स। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा एक्लिप्स्ड में? 0। अब अगर मैं रोटेट कर लूं, क्या कर लूं? रोटेट, समझो तो रोटेट अब इन दोनों के बीच में एंगल बनता हुआ दिख रहा है, तो ये एंगल, हाँ ये एंगल, मतलब मैं इसको नजदीक और दूर ऐसा बोल रहा हूं, समझ गए? जब ये दोनों पास पास में, नोटिस करना, अभी मेरा कैमरे के एकदम पास लेके आ रहा हूं, समझ रहे हो? ये एकदम ऐसे नजदीक है ना, तो जितने नजदीक है एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या ग्रुप? जब बड़े बड़े ग्रुप हैं तो वो क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, और रिपल्शन मतलब स्टेबिलिटी खराब कर रहे हो। लेकिन अगर तुम दूर दूर रख दोगे तो क्या होगा? सबको अपनी अपनी जगह मिल गई फैल के बैठने के लिए, और एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। सही बात है। तो लॉजिकली मुझे बताओ कि एक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल फील करेगा या स्टैगर्ड? सोच के बताओ। जिसमें ज्यादा नजदीक है और रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और जिसमें ज्यादा दूर है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल फील करेगा? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस स्टैगर्ड सही है, ज्यादा स्टेबल फील करेगा, है ना। अच्छा, अगर स्टैगर्ड है तो वो स्टेबल फील कर रहा है, ये तो पक्की बात है। अब वो क्यों स्टेबल फील कर रहा है? क्योंकि जितना हम उसको स्टेबिलिटी, जितना हम ग्रुप्स को दूर लेके जाते हैं ना, वो कंपाउंड पे या वो मॉलिक्यूल पे टॉर्सनल स्ट्रेन उतना खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? अब आप बोलोगे ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? तो कभी ऐसे इलास्टिक या कोई रबर को लेके आप ऐसे एकदम बहुत वाइंड करोगे और वो फटक करके वापस आता है ना, वो उसको बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। मतलब आपने कोई चीज को रोटेट किया और वो स्ट्रेन है, मतलब वो ऐसे अकड़ गई है वो चीज, और वो एकदम ये हो गई, अब वो अकड़ गई, अब उसको आप छोड़ोगे तो वो इलास्टिक की तरह रिबाउंड मारेगी ना, तो वो जो एनर्जी उसमें भरी हुई वो क्या है? वो स्ट्रेन है, समझे? तो जो जाना नहीं चाहता और आप उसको जबरदस्ती करो तो स्ट्रेन कर रहे हो आप उसको। लेकिन स्टैगर्ड में वो जाना चाहता है, वो स्टेबल फील करना चाहता है कि नहीं? तो वो कोई टॉर्सनल स्ट्रेन फील नहीं कर रहा है। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर सोचो क्या आएगा, बताओ। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। एक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल, ये यहीं पे गलत हो गया, बोलो हाँ या ना। एक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल बोला तो यहीं पे गलत हो गया, खत्म हो गई बात, आगे बढ़ाना ही नहीं है। समझ गए क्या? अच्छा, एक्लिप्स्ड इज मोर स्टेबल, अगेन ये रॉन्ग हो गया, खत्म हो गई बात, है ना। स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल, यस, बिकॉज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। इज दैट आंसर करेक्ट? यस। अब डी को देखो, डी क्यों रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। स्टैगर्ड इज लेस स्टेबल, नहीं भैया, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। समझ में आया क्या? ए, बी और डी गलत है, सी ऑप्शन सही है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, जरा कुछ एंगल्स की वैल्यूज भी आपको लिख के दे देता हूं, आप वो भी ध्यान में रख लेना। एक्लिप्स में 0 डिग्रीज का एंगल है। कितना डिग्री का एंगल है सब ग्रुप्स के बीच में? 0, इसलिए वो एक के ऊपर एक सामने सामने, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं एंगल में। समझ में आया? यस। स्टैगर्ड में आपका 180 डिग्री सबसे बेस्ट होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। समझो ये एक कार्बन है, ये क्या है, मैंने जो डॉट बनाया ये एक कार्बन है, इसके ये 3 ग्रुप है, ठीक है, इसके ये 3 ग्रुप है। समझो इथेन का ये CH3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अब इसके बाहर एक और कार्बन आइटम है, ये ब्लू कलर से बना रहा हूं। कौन से? ब्लू कलर से मैंने बनाया, ठीक है। अब इसके 3 ग्रुप मैं ऐसे बना रहा हूं। तो कोई भी ब्लैक और ब्लू ग्रुप के बीच में एंगल दिख रहा है आपको? यहां पे और यहां पे ये कितना है? 180। यहां पे और यहां पे 180, यहां पर 180। समझ रहे हो क्या? तो इसको आप क्या बोलोगे? ये क्या बनाया मैंने? ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाया। क्या बनाया? स्टैगर्ड बनाया, और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा
स्टेबल फील करता है। समझ में आ गया क्या? तो आंसर क्या हुआ बच्चे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज नो टॉर्शनल स्ट्रेन। अच्छा, यही अगर वो पूछता एक्लिप्स, तो आप बोलते हैं कि एक्लिप्स में बहुत हाई टॉर्शनल स्ट्रेन है। ऑफ कोर्स, सीधी बात है। एक्लिप्स में क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, स्टैगर्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता। आई होप ये एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है। क्लियर? चलो अगला। अरे बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन हैज द फॉर्मूला। नीट 2016 फेज 2। इसमें कैच क्या मालूम है? ये वर्ड गैसियस। ब्रोमीन नॉर्मली किस स्टेट में होता है बेटा? ब्रोमीन नॉर्मली किस स्टेट में होता है बच्चों? बताओ। लिक्विड या ब्रोमीन इज व्हाट? इट्स नेचुरली अ लिक्विड और अ गैस और अ सॉलिड? नेचुरली में, नेचर में ब्रोमीन इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस ना। इट इज लिक्विड, इट्स अ ब्राउनिश लिक्विड, राइट? Very few, one of the very few elements of the periodic table which is naturally found in liquid form. Very few. In fact, in the entire periodic table, there are only 6. है ना? If my counting is right. खैर, कहने का बात ये, कहने का अर्थ ये कि ब्रोमीन नॉर्मली गैशियस में नहीं होता। यहां पर उन्होंने गैशियस बोला है। अब यहां पर एक नोटवर्दी पॉइंट अगेन आपके ध्यान में रहना चाहिए, जो एनसीईआरटी के कोने में कहीं अगर एकदम आपने डिटेल में रीडिंग कभी करी होगी तो समझ में आएगा, बट मैं बता देता हूं, आप डायरेक्टली याद रखो। क्या? गैशियस ब्रोमीन जो है, गैशियस ब्रोमीन जो है प्रेफर्स विच काइंड ऑफ मैकेनिज्म? गैशियस ब्रोमीन कौन से मैकेनिज्म अंडरगो करना प्रेफर करता है? तो वो बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा वो प्रेफर करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या प्रेफर करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक वर्ड को सुनना अच्छे से। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वो प्रेफर करता है। अब जरा लॉजिकली मुझे आप अगर सोच के बताएंगे कि अगर मैं ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन ए, ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? ये फॉर्मूला देख के बताइए बच्चों। C3H6 एल्केन, एल्कीन या एल्काइन? CnH2n है ना? क्या है ये? एल्कीन है, बरोबर, अनसैचुरेटेड। ये क्या है? C2H2। ये क्या है? एल्काइन। क्या है? अनसैचुरेटेड। ये क्या है? C4H10 ब्यूटेन, यानी कि एल्केन, सैचुरेटेड। और ये क्या वापस से? एल्कीन है ना, इथीन, अनसैचुरेटेड। कौन सा आपको लगता है करेक्ट आंसर होगा? कौन सा ऑड मैन आउट है? एल्केन, ऑफ कोर्स, क्योंकि एल्केन्स भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही प्रेफर करते हैं। मैंने इसके पहले भी लिखा ना क्वेश्चन में, देखो यहां पर सैचुरेटेड वाले सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अनसैचुरेटेड वाले एडिशन करेंगे। सही बोल रहा हूं? तो ब्रोमीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? अब आप क्वेश्चन पढ़ो तो बोले अरे यार, एक तो बड़ा लॉजिकल था यार, है कि नहीं? क्योंकि गैशियस ब्रोमीन भी ये प्रेफर करता है क्या? सब्स्टिट्यूशन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स भी क्या प्रेफर करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो राम मिलाई जोड़ी, है कि नहीं? ब्रोमीन को भी मजा आ रहा है सब्स्टिट्यूशन में, एल्केन को भी मजा आ रहा है, तो दोनों मजे लेंगे ना, है कि नहीं? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। समझ में आया क्या? पॉइंट हिंट क्या याद रखना है? गैशियस ब्रोमीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। इज दैट क्लियर? बढ़िया। लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्सचर ऑफ गैशियस हाइड्रोकार्बन्स। अगेन यहां पर आपकी बहुत ही बेसिक नॉलेज और एक बेसिक कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है, जरा समझना। ये आपको याद होगा जब मैंने बहुत बेसिक्स अगर ऑर्गेनिक के जब मैंने आपको बताए, ठीक है, बेसिक चीजें बताई, तो एक चीज हमेशा बोली है कि हर जगह, और ये आपने पढ़ी भी होगी एनसीईआरटी में, स्टेट टेक्स्ट बुक में हर जगह दी हुई है, क्या? लोअर मेंबर्स आर गैसेस। ये पढ़ा है ना हमेशा? लोअर मेंबर्स आर गैसेस, स्लाइटली हायर लिक्विड्स, है ना? और स्टिल मोर हायर और स्टिल हायर आर सॉलिड्स। ये पढ़ा है कि नहीं? जैसे एल्केन्स की पूरी सीरीज है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें शुरू के जो हैं 5 वो कैसे हैं? गैशियस, बरोबर। फिर 5 to 17 कैसे हैं? लिक्विड्स, है ना? फिर उसके आगे वाले सॉलिड्स। ऐसा है फंडा।
और सेम इज ट्रू फॉर एल्कीन्स, एल्काइंस, ऑल लोअर गैसेस, फिर उससे हायर लिक्विड्स, फिर उससे हायर सॉलिड्स। अब सवाल क्या पूछ रहा है जरा बताओ? लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट करना है, ऐसा वो सवाल में पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना। क्या करना है? लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब तुमको हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है, बोलो हाँ या ना। टेक्निकली समझ में आया वो क्या पूछ रहा है? तुमको क्या करना है? हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, हायर को लोअर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिएक्शन करना पड़ेगा जिसमें कार्बन नंबर कम हो या ज्यादा हो? बढ़े। कार्बन नंबर कम करना है कि बढ़ाना है? हायर से लोअर मेंबर में जाना है ना, तो कार्बन नंबर कम करना है। लॉजिकल। अरे तुम हायर मेंबर में हो, 8, 10, 15, 20, 50 कार्बन में हो, बरोबर? तुमको लोअर मेंबर पे आना है, यस और नो? तो क्या करोगे? कार्बन बॉन्ड तोड़ने वाला या कम करने वाला रिएक्शन करोगे या बढ़ाने वाला रिएक्शन करोगे? कम करने वाला। चारों ऑप्शन में एक ही है जिसमें कार्बन नंबर कम हो रहा है, जिसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूट रहा है। कौन सा? नाम से ही पता चलता है बॉस। क्या? क्रैकिंग। नाम से ही पता चलता है ना? वैसे बाय द वे इसका दूसरा नाम भी है, वो भी बता दूं। क्रैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पायरोलिसिस। ये नाम जरूर सुना होगा। क्रैकिंग का दूसरा नाम क्या है? क्रैकिंग और पायरोलिसिस। और पायरोलाइसिस involves breaking of carbon to carbon bond to convert higher hydrocarbons into lower hydrocarbons। क्लियर हुआ क्या? है ना? बाकी ऑक्सीडेशन, डिस्टिलेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सबसे कार्बन नंबरों में फर्क नहीं पड़ता। क्रैकिंग या पायरोलिसिस से कार्बन नंबर क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। सो ऑब्वियसली दैट इज योर आंसर। अगेन यहाँ पर बेसिक लॉजिक क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक क्या था कि हमेशा लोअर मेंबर्स कैसे होते हैं बच्चों? गैसेस, उससे हायर लिक्विड, उससे हायर सॉलिड। ये ध्यान में रहेगा तो ये क्वेश्चन इजी है। और अगेन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप रादर देन थियोरी लेके रटने बैठो, आप एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन के हिसाब से करो। ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि लोअर टू हायर जाते वक्त क्या होता है स्टेट में। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये जो मैं अभी करा रहा हूं ना, आप इसी को एज अ शॉर्ट नोट्स या इसी को एज अ रिविजन देखो, तो क्वेश्चन भी होंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। नहीं तो कॉन्सेप्ट तो ऐसी चीज है ना कि आप उसको 15 बार भी पढ़ोगे तो भी 16वीं बार भूल जाओगे। समझ रहे हो? यहां पे क्या आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो। आई होप दैट इज क्लियर। बढ़िया। अगला सवाल देखो, रिपीट हुआ ना तुरंत, स्टैगर्ड। और बताओ इसमें से कौन सा वाला सबसे स्टेबल है? फटाक से देख के बता दोगे, देख के बता दोगे यार। कितना चाहिए? 180। अभी तो बोला था कि 180 सबसे दूर, जितना दूर उतना सुखी, है ना? समझे? यहां पर तुम्हारा सबसे दूर है, दोनों बल्कि ग्रुप है ना, ये CH3 CH3, बाकी ये हाइड्रोजन तो चिंटू मिंटू है यार। ठीक है, बल्कि ग्रुप दूर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। दूर आया। इसको हमने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था एंटी कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला था? स्टैगर्ड का भी एक, देखो ये भी स्टैगर्ड है, ये भी तो स्टैगर्ड है, इसमें भी तो दूर दूर है, लेकिन इसमें 60 डिग्री एंगल है और इसमें यहां पे 180 डिग्री एंगल है। तो स्टैगर्ड का भी खास वैरायटी होता है एंटी। क्या होता है स्टैगर्ड में? खास वैरायटी क्या होता है? एंटी। चलो और थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूं आपको। चलो ठीक है, और थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूं। मैंने क्या बोला था? एक्लिप्स होता है आपका, बरोबर? एक्लिप्स होता है 0 डिग्रीज पे, है ना? फिर क्या बोला मैंने? स्टैगर्ड बोला, बरोबर? स्टैगर्ड में अगर 60 के मल्टीपल्स है ना, क्या है? 60 के मल्टीपल मतलब 60, 120, 240 ये सब है ना, तो उसको बोलते हैं गॉश। क्या बोलते हैं? गॉश। और खास अगर 180 है तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो इसको आप बोलोगे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, है ना, ये सब। और 180 को क्या बोलोगे? एंटी। तो स्टैगर्ड में भी सबसे स्टेबल कौन? एंटी। तो यहां पर समझ गए आप, ये वाला गॉश था, ये वाला जो है ये गॉश था। बहुत सारे मैंने टीचर्स भी देखा इसको गॉची, गॉचे, क्या तो बोलते रहते, ठीक है, गॉश। ओके,
मतलब इंग्लिश सीखने की जरूरत, ठीक है। इसमें आंसर है बॉम्बे, यानी कि एंटी, ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग, सबसे इजी आंसर देख के आ गया, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है, कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा सी को देखेंगे जरा, सी कैसा है, सी ऑप्शन सी कैसा है? ऑप्शन सी है एक्लिप्स्ड। ऑप्शन सी क्या है? एक्लिप्स। देखो ये एक एक पीछे है ना, ऐसे वो जानबूझ के थोड़ा बाजू बना कि तुमको दिखे तो सही, एकदम पीछे बनाया दिखेगा कैसे? अच्छा स्क्यू, मैंने एक बीच में ये भी बताया था, स्क्यू है ना, ये जो एंगल्स मैंने लिखे हैं ना बेटा यहाँ पे बच्चों, इसके एंगल्स लिखे हैं ना, इनके अलावा बीच का कोई रैंडम वैल्यू आ गया तो 17 डिग्री, 29 डिग्री, 44 डिग्री, 44 डिग्री, 79.5 डिग्री, ऐसा कोई अजीब नंबर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू। जो इनमें से किसी में नहीं बैठता वो स्क्यू, समझे? रैंडम नंबर। क्लियर है ना एकदम? अभी इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट में कहां जाओगे? खत्म, एक नंबर। चलो अगला सवाल, which of the following reactions is expected to give hydrocarbon product in good yield? अब ये सारे वो रिएक्शंस दिए हैं आपको जो हाइड्रोकार्बन देते हैं, बोलोगे ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा यील्ड जो है वो किसकी मिलेगी, मतलब इसमें किसमें हाइड्रोकार्बन की यील्ड सबसे ज्यादा मिलेगी, ये सवाल है ना? अगेन काफी सिंपल और लॉजिकल है, वैसे ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, आपके नीट लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, बट अगेन आपको आंसर बताता हूं, बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है ना? कैसे जज करना है, आप ऑप्शन ए को देखो, उसमें कोई भी रिएजेंट पे डिपेंडेंट हो क्या, आप मेरे को बताओ। एक सबस्ट्रेट लिया, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट में डाल, मतलब इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रिसिटी खत्म, है ना? बी में देखो तुम रिएजेंट पे डिपेंडेंट हो, आयोडीन पे। सी में देखो तुम क्लोरीन और लाइट पे डिपेंडेंट हो। डी में देखो तुम अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? तो जब तुम रिएजेंट पे डिपेंडेंट तो क्या होता है, रिएजेंट विल मे और मे नॉट रिएक्ट कंप्लीटली, कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन क्या होगा, तुमको सबसे अच्छी यील्ड देगा। क्यों? डिपेंडेबल है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक ऐसी चीज है जो तुम बटन दबाओ, तुमने जितना एम्पियर डालना था वो आएगा ना, जितना तुमको करंट लगाना था वो आएगा ना, उतना वो यील्ड देगा। जैसे समझ में आई बात? तो इसमें सबसे अच्छा यील्ड आपको कौन देने वाला है? सीधा सीधा ऑप्शन ए, जिसको हम लोग कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कोल्बीज रिएक्शन, कोल्बीज वो एक अलग है, अल्कोहल फिनॉल में, वो मैं अलग से कराऊंगा, नेम रिएक्शन है। ये नीट के लेवल पे नहीं है, ठीक है, ये नीट के लेवल पे नहीं है, जेई के लेवल पे ये सवाल पूछा जाता है कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। बहुत ही अच्छा यील्ड देता है ये कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड, ठीक है। यहाँ पे एनोड कैथोड के रिएक्शन है, आपको रिडक्शन करना है, इसमें भी आपको डबल द नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन मिलता है, सिमिलर टू वर्ड्स, ठीक है। बट बेसिकली मैंने आपको क्या फंडा बताया, आप ऐसे याद रख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन है, बाकी सब जगह पे क्या है, रिएजेंट्स है, तो ये सबसे अच्छा यील्ड देगा, सिंपल। कमर्शियल गैसोलीन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, कमर्शियल गैसोलीन्स, ये भी अगेन जेई का ही क्वेश्चन है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये, बेसिकली आप बोल सकते हो, ठीक है। ये नीट में बेसिकली नहीं आने वाला, पुराने सिलेबस में था इसलिए डाल दिया है वो लोग ने एआईपीएमटी में, तो मैं कवर करा देता हूँ, ये फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, सीधा सीधा याद करने का। ब्रांच, जब कमर्शियल गैसोलीन, गैसोलीन बोले तो क्या बेसिकली, जिसपे पेट्रोल, मतलब पेट्रोल जिसपे गाड़ी चलती है, ठीक है। गैसोलीन तो पता ही है ना, वो फॉरेन, मतलब यूएस में, यूके, कनाडा में वगैरह गैसोलीन बोलते हैं अपन, यहाँ पर अपने यहाँ पेट्रोल बोलते हैं। तो गैसोलीन में बेसिकली आप क्या प्रेफर करते हो, कंटेन्स और शुड कंटेन मोर ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे चाहिए अपने को, मोर ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्यों? सिंस इट इंक्रीजेस द ऑक्टेन नंबर। अब मैं ऑक्टेन नंबर के डिटेल में नहीं जा रहा फालतू में, नीट लेवल पे ऑक्टेन नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, जेई में आते हैं, नीट में नहीं आते, तो इसलिए मैं उसके पीछे नहीं जा रहा फालतू में, ठीक है। बट अगर सिर्फ ये उन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, तो आप फ्लैक्चुअली याद कर लेना कि गैसोलीन में आप क्या प्रेफर करते हो, ब्रांच या अनब्रांच। ऑफ कोर्स आप
ब्रांच यूज करते हो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल पंप गए होगे तो कभी देखा होगा पेट्रोल के ऊपर उस पर लिखा होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल। हाई ऑक्टेन फ्यूल मतलब अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल, सिंपल भाषा में बोलेगा तो अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल, ऑक्टेन नंबर हाई है तो। ठीक है, आंसर ये बताओ फटाफट। देखो अभी कितनी बार आया ये क्वेश्चन, अब तो आंसर आ गया होगा। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी स्टैगर्ड, कौन सा, एंटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा एंटी वाला स्टैगर्ड, मतलब स्टैगर्ड में भी वैरायटी है, स्टैगर्ड में भी वैरायटी है, तो आंसर में तो इसलिए गॉश नहीं, आपको कौन सा चाहिए, एंटी। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री एंगल, सिंपल, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज लार्जेस्ट इन। अब इसका सॉल्यूशन, इसका हिंट मैंने पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल्स में दिया, याद होगा क्या, एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, क्या, एज नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बरोबर, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो किसमें हमारा सबसे ज्यादा बॉन्ड मिलेगा, सबसे ज्यादा बेंजीन में डबल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड, ब्यूटेन में सिंगल और इथाइन में ट्रिपल। सबसे लंबा डिस्टेंस कहां मिलेगा, इजी, ब्यूटेन में, एकदम इजी, सिंपल है कि नहीं, कितना मतलब आसान यार। अच्छा मेरे को अगर ऑर्डर में लगाना होता तो इथाइन फिर ब्यूटेन, नहीं सॉरी, इथाइन मतलब बड़े से सबसे बड़ा डिस्टेंस फिर छोटा, ऐसा करना है ना। तो ब्यूटेन फिर बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में पार्शियल है ना, एक डबल एक सिंगल, एक डबल सिंगल, फिर इथीन फिर ब्यूटाइन और इथाइन रादर, है ना, इस तरह से। अब एक सिमिलर क्वेश्चन इसके पहले हमने किया क्लोरीनेशन वाला। मैंने आपको ये कहा कि जब एल्केन प्लस क्लोरीन होता है यूवी लाइट में, तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो यहां पर होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अगेन ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये हमने क्लास 11 में पढ़ी होती है वैसे तो, और बेसिक फिर से रिवाइज करा देता हूं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और उसके 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 बेसिकली स्टेप्स होते हैं। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं, जो मैंने पॉलीमर्स में भी आपको पढ़ा है, थियरी में भी, है ना। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, क्या होता है, पहला स्टेप इनिशिएशन। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्रोपगेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। मतलब क्या कि बेसिकली जब ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है ना बॉस, बेसिकली एक चेन रिएक्शन की तरह काम कर रहा है, तो कहीं पे शुरू होगा, फिर वो मतलब कंटिन्यूसली होते जाएगा और फिर टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाएगा, है ना। शुरुआत, स्टार्ट, मिडल, एंड, बरोबर। लाइक एवरी गुड स्टोरी, इट शुड हैव अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड, राइट। सो ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब वो सवाल क्या पूछ रहा है जरा देखो, इन द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन व्हाट इज द चेन इनिशिएटिंग स्टेप इन्वॉल्व। तो व्हाट डज द चेन इनिशिएटिंग स्टेप इन्वॉल्व, ये पूछा है कि मतलब जो पहला चेन इनिशिएशन हुआ उसमें क्या बना, क्लोरीन का फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन क्लोराइड या मिथाइल का रेडिकल या क्लोरोमिथाइल रेडिकल, ये सवाल है। पहले सवाल समझ में आया कि नहीं वो चेक करो, देखो अब समझो। सवाल समझ में आया, उसने बोला कि भाई हम ये आपको बता रहे हैं कि इनिशिएशन स्टेप होता है, मतलब 3 स्टेप होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, बट वो इनिशिएशन वाले स्टेप में पहला रेडिकल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये सवाल है। समझ में आया क्या, तो आपको जरा मैं बता देता हूं कि क्या क्या बनता है, कैसे बनता है क्लोरीनेशन के प्रोसेस में। आपके पास, अच्छा मुझे बताओ, आपके पास मीथेन है, मैं यहाँ पे RH की जगह पे टिपिकली मीथेन लिख दूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मीथेन मेंशन्ड है, बरोबर, सही बोल रहा हूँ। आपको क्या मिलने वाला है पहले स्टेप में, बोलो CH3Cl प्लस HCl, ये भी बात सही है, बोलो हाँ या ना, यही मिलेगा। एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन आएगा, सही बोल रहा हूँ बच्चों, यस, है ना। इनिशिएशन स्टेप में मैं आपको ये लिख के समझा देता हूँ कि क्या होने वाला है भैया। तो देखो सबसे पहले मीथेन के ऊपर क्लोरीन को आके अटैक करना है, यही बात है, लॉजिकल है। ये रिएक्शन कब आगे बढ़ेगा, मीथेन तुम्हारा सबस्ट्रेट था, क्लोरीन तुम्हारा रिएजेंट था, तो क्लोरीन को आके सबसे पहले मीथेन पे अटैक करना है, सही है कि नहीं।
और क्लोरीन अटैक कब करेगा? जब आप क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनाओगे तो सबसे पहले क्लोरीन को टूटना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। समझे कि नहीं समझे? क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा तभी ही तो जाके वो जाके मीथेन के ऊपर अटैक करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले स्टेप में क्या बनने वाला है? ऑफ कोर्स क्लोरीन का फ्री रेडिकल। समझ में आया क्या? यस, बढ़िया। अगेन ये सब जो 94, 95, 97 के क्वेश्चन है ना, मतलब मैं पैदा हुआ था वो टाइम, बट है ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, इसलिए कॉन्सेप्ट आपका कहीं मिस ना हो, इसलिए सारे पुराने में एकदम घिसे पिटे क्वेश्चन भी डाले हैं। दो कारण, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उससे रिलेटेड, और दूसरा कि भाई अगर उनका मन किया कि भाई पुराना कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के डालना है तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? अगेन काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक वाला क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक फंडा ये था आपका, एक फंडा ये था कि भाई कार्बन नंबर के हिसाब से क्या होता है और ब्रांचिंग के हिसाब से क्या होता है ना? अगेन बॉइलिंग पॉइंट में जरा फंडा समझना। रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या याद रखेंगे ऐसा? पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आपका पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है जरा समझना। बॉइलिंग पॉइंट increases with carbon number but decreases with branching। एक सिंपल सा सेंटेंस आप क्या याद रखेंगे? बोलो फिर से, सब लोग रिपीट करो। आप क्या है? जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा वो बढ़ेगा बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, ठीक है? एंड ये दैट इज पॉइंट नंबर 1। तो ये पॉइंट से कर देता हूं, पॉइंट्स। और सेकेंड पॉइंट आपको जो याद रखना वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट of alkyne is greater than alkene is greater than alkane। क्योंकि एल्केन में कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है ना एल्केन में। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई पोलैरिटी डिफरेंस तो है नहीं, कोई पोलैरिटी है ही नहीं, तो सब बिल्कुल पोलैरिटी नहीं, तो सबसे लो। अब मुझे बताओ ध्यान से कि ए बी सी डी में से बी में आपको एल्कीन दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट सबसे कम पूछा है, ध्यान से पहले ये देख लेना क्या पूछा है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बी में एल्कीन है ये तो नहीं होगा, सी में एल्कीन है ये तो नहीं होगा, तो बी और सी काट दिया, ठीक है? अब ए और डी में से किसका लोअर होगा बताओ? कार्बन नंबर गिन के बता सकते हो? जिसका ज्यादा कार्बन उसका ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली। कैसे? ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक लाइन अगर आप याद रखो, इससे आपका बॉइलिंग पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर से रिपीट करो, लाइन क्या बोली मैंने? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। सिंपल। ओके, अगला सवाल ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ईज ऑफ रिप्लेसमेंट, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। आंसर आना चाहिए डायरेक्ट। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन्स इन एल्केन्स हैज द ऑर्डर ऑफ। कौन सा वाला सबसे आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, आसानी से रिएक्ट करेगा, और कौन सा वाला सबसे बाद में रिएक्ट करेगा? क्या लॉजिक था? मैंने आपको क्या इसका ऑर्डर बताया था, बताइए। ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इजीली कौन सा होगा? टर्शरी, of course, tertiary, secondary and primary, which means answer is option D, सीधा। अच्छा, ये सवाल आया होगा दिमाग में, क्यों सर आप तो बोल रहे हो हम क्या रट्टा मारे क्या? नहीं ना, मैं तो रीजन बताता हूं हर चीज का। ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्यों? सोचो, आप समझो, आपके पास ये CH3 C CH3 C H CH2
CH2 CH3, मान लो ये है आपके पास। अब मुझे बताओ ये वाला कार्बन कैसा है? आप बोलोगे सर ये प्राइमरी है, सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है ना वो। हाँ, अगर प्राइमरी भी अभी तक ढूंढने नहीं आता तो फिर तो बहुत महा गड़बड़ है लाइफ में। हाँ, ये वाला कैसा है? प्राइमरी। ये वाला कैसा है? सेकेंडरी। ये वाला कैसा है? सेकेंडरी। ये वाला कैसा है? प्राइमरी। ये सेंटर वाला कैसा है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब टर्शरी। तो ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? टर्शरी से जुड़ा हुआ है, सही है। अब ये हाइड्रोजन जब जाएगा, क्या बोल रहा हूं, ये हाइड्रोजन जब जाएगा तो यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा ये टर्शरी इंटरमीडिएट बनेगा, सही बोल रहा हूं क्या? और ये मैं आप लोग को ऑलरेडी पिछले इसमें बेसिक्स में बहुत डिटेल में करा चुका ना, बहुत बार, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में, कि टर्शरी वाले को सबसे ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन, देखो कितने यहाँ पर 2 और 3, 5 और 3, 8 अल्फा हाइड्रोजन है उसके आजू बाजू, है ना। आजू बाजू एल्काइल ग्रुप लगे हुए बहुत सारे सपोर्ट देने के लिए। मैंने एक मजाक में एक एग्जांपल भी दिया था कि भाई तुम और तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुमको स्टेबलाइज करने आ गए, याद होगा। तो ये टर्शरी वाला जब हाइड्रोजन जाता है तो वो टर्शरी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना देता है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसलिए टर्शरी वाला आसानी से बोलता है हाँ ठीक है हाइड्रोजन लेके जाओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं स्टेबल हूँ। समझ में आया क्या? तो आंसर क्या आया? दिल्ली, डी। इसी तो रट्टा नहीं मारना, मैंने लॉजिक आपको समझाया, उस हिसाब से याद रखना। इज दैट क्लियर? बढ़िया, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कम ऑन। नीट 2021 सबसे रिसेंट क्वेश्चन, सबसे मतलब मैं आपको सारे रिसेंट क्वेश्चंस भी देखो, आप देखते होगे, हर मैंने हर एक में डाले हुए। चलो फटाफट आंसर क्या आएगा? करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4-इन। डेक 4-इन, डेक 4-इन मतलब, अच्छा डेक मतलब कितने कार्बन है पहले ये बताओ। डेक मतलब कितने कार्बन है? 10 कार्बन। इन मतलब डबल बॉन्ड, कौन से पोजीशन पे? 4 नंबर। पहले ये समझ लेना। अच्छा 2 और 6 पे क्या है? मिथाइल है। बस जज करना है, आंसर फटाफट लेके आना है, ठीक है ना। ओके 4 पे ध्यान से सुनना, 4 पे डबल बॉन्ड और 2 और 6 पे मिथाइल। अगर मैं यहां से काउंटिंग करूं 1 2 3 4, यहां तो थर्ड पे डबल बॉन्ड आ गया, ये रॉन्ग है। समझ गए क्या? यहां से काउंटिंग करो ना, देखो 1 2 3 थर्ड पे आ गया ना, ये रॉन्ग हो गया। समझ गए? अच्छा यहां से करो 1 2 3 4, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 पे आया, गिनो। अच्छा 2 पे मिथाइल है, 5 के बाद यहाँ पे 6 पे मिथाइल है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे मिथाइल है और 6 पे मिथाइल है। क्या ऑप्शन ए सही लग रहा है? यस, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेसिक। ये बहुत अभी इतना, ये तो फ्री का क्वेश्चन। और आप यही देख रहे हो, आपने नोटिस भी क्या होगा, जो 94 95 96 के क्वेश्चन है बहुत टफ वाले, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप जो हाल ही के देखो 2019 20 21 के क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, बहुत ईजी है ना। तो ऑफ लेट आपका नीट का पेपर ईजी होता गया है, ठीक है ना। तो रूमर्स पे इतना ये करना नहीं कि हाँ ठीक है बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनके स्टैंडर्ड्स, उनको पता है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने हैं। पहले वो बहुत बाहर बाहर के या बहुत हाई फंडू चीजें पूछते थे एआईपीएमटी के नाम पे, जेई के लेवल के क्वेश्चंस, अब वो नहीं पूछते। तो मोटिवेटेड रहो, अच्छे से करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। बाकी हम तो बैठे ही हैं, क्या टेंशन। चलो अगला सवाल देखो, नीट 2020 ओजोनोलाइसिस, क्या नाम है इधर देखो, एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस gives methanol as one of the products. Its structure is अब पहले ये समझो कि ओजोनोलाइसिस क्या है। क्या है ओजोनोलाइसिस? तो एल्कीन जब ओजोनोलाइसिस अंडरगो करता है तो आप उसको फर्स्ट स्टेप में ओजोन से रिएक्ट करते हो, सेकंड स्टेप में उसको जिंक के साथ रिएक्ट करते हो। अब ये पूरा रिएक्शन अगर आप लिख के अभी इस वक्त लर्न करने बैठोगे तो आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, आपको लगेगा अरे सर क्या लिख रहे हो, ऐसा हो गया। बट मैं आपको ओजोनोलाइसिस की एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक अभी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका ओजोनोलाइसिस का कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड में सॉल्व हुआ। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में सॉल्व हुआ, और ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ ध्यान देना, बेसिक, मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। ट्रिक फॉर ओजोनोलाइसिस, हिंदी में लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड को
तोड़ दो, डबल बॉन्ड को गायब कर दो। क्या कर दो? डबल बॉन्ड को गायब ही कर दो, तोड़ दो छोड़ो, गायब कर दो। क्या कर दो? गायब कर दो। और कार्बन को सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट कर दो। क्या करो? क्या करो? कार्बन को सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। ये तुम्हारी ओजोनोलाइसिस की ट्रिक है। अब तुम कोई भी क्वेश्चन ले आओ, देखो ओजोनोलाइसिस का 2 सेकंड में सॉल्व होता है। कैसे? जरा समझते हैं, कैसे जरा समझते हैं। मुझे बताओ, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन में डबल बॉन्ड दिख रहे हैं क्लियरली, है ना कहीं डबल बॉन्ड तो है। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्ड को गायब मतलब समझे, सिर्फ पाई बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, पूरे ही डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, इसलिए मैंने लिखा गायब कर दो। क्लियर? मतलब इसको पूरा खोल देना है, चेन को खोल देना है, समझ गए? चेन को खोल देना है, क्योंकि ये मतलब ये बॉन्ड को ही पूरा गायब कर देना है। क्लियर हो गई ना बात? अच्छा, यहां पर अब ध्यान से देखना जरा क्या बता रहा हूं। यहां पर कार्बन था बेटा, यहां पे कार्बन था, तो इसको मैं क्या करूंगा? सी डबल बॉन्ड हो, इसको मैं क्या करूंगा? सी डबल बॉन्ड हो। क्लियर? बोला हाँ यार। इस तरह से अब अगर मैं इसको कायदे से बनाऊं, इसके प्रोडक्ट को शॉर्ट में, मैं बिना मैकेनिज्म में घुसे आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, और ये 101% काम करने वाली ट्रिक है। 101%। ऐसा नहीं कि ये केस में चलेगी, ये केस में नहीं चलेगी, सब केस में चलेगी, टेंशन नहीं लेना है इसकी। नीट लेवल पे तो ये ट्रिक एकदम मतलब धांसू ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? चलो देखो, अगर मैं इधर का ये पूरा बॉन्ड तोड़ दूं तो आप बताओ क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बनेगा CH2 CH2 CH3, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है? फिर ये ऐसे अलग हो गए ना, नीचे ये ऐसा, इसको मैंने सी डबल बॉन्ड बना दिया, इसको मैंने सी डबल बॉन्ड बना दिया। समझ गए क्या क्या किया मैंने? वो डबल बॉन्ड को सिर्फ तोड़ के दोनों एंड्स जो बचे थे उसको सी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, बन गया आंसर। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुई बात? अरे यस और नो? एच इधर एच ऑलरेडी था ना, तो एच। अच्छा, वो क्या बोल रहा है मेरे को? वो मेरे को बोल रहा है भाई मिथेनल बनना चाहिए एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बनना चाहिए? मिथेनल। व्हाट इज मिथेनल? मीथेन अल इज अल्डिहाइड। कितने कार्बन? एक कार्बन का अल्डिहाइड भैया HCHO, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। तो वो ये जानना चाहता है कि तुम जब ये तोड़ोगे तो प्रोडक्ट में फॉर्मल्डिहाइड मिल रहा है। पहले तुमको पहला ऑप्शन देख के कहीं फॉर्मल्डिहाइड दिखा? नहीं। सेकंड ऑप्शन देखो, आंसर आ गया। सेकंड ऑप्शन देखो, यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूं तो देखो CH2O कैसा होगा? ध्यान से सुनना, ये ऐसा नहीं होगा। वो जो CH2 है वो C डबल बॉन्ड O H और H, ये हुआ ना CH2O, ये बना HCHO। चेक करो, आंसर आ गया। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। अगर तुम कायदे से देखो तो अभी तो ट्रिक समझा रहा हो तो इसलिए 1 मिनट 2 मिनट गया होगा, बट तुम्हारे दिमाग में अगर ये ट्रिक है तो आंसर कितने सेकंड में आएगा? 5 सेकंड में। कैसे? क्या करना है अब बताता हूं। अब देखो, अब इस ट्रिक को लगाना कैसे? ट्रिक को लगाने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं। देखो, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू OO को जोड़ो। डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू OO को जोड़ो। देखो ये क्या बना? CH2O बन गया। देखो CH2O, कितने सेकंड में आंसर आया? 5 सेकंड। समझे कि नहीं समझे? बढ़िया एकदम। और ये ओजोनोलाइसिस बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, देख सकते हो आपका नीट 2020 में आया हुआ है, बड़ा पॉपुलर ही एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन है। ओजोनोलाइसिस को आप मैकेनिज्म से करने मत जाओ, ओजोनोलाइसिस को आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से ही करो। इज दैट क्लियर? बाकी आपको ट्राई करने, अगर आप देखो बकवास ही है ये। देखो OO को जोड़ो, कहीं कोई मिथेनल नहीं बन रहा। यहां पर क्या बनेगा? देखो O और O, ये क्या बना? CH3CHO, ये तो एसिटाल्डिहाइड बन गया ना, इथेनल। समझ गए क्या? यस और नो? क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, ये अगला देखो, एन एल्कीन ए। देखो 2019 में भी ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन, 2020 में भी ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन। देख रहे हो बच्चों?
सही बोल रहा हूं? यस। अब यहां पर देखो ओजोनोलाइसिस, देखो क्या है, फिर से देखो ओजोन O3 से रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या है, ओजोनोलाइसिस। बस वो क्वेश्चन जितना बड़ा उतना आसान आंसर है। देखो फिर से देखो O3 क्या है, ओजोनोलाइसिस। व्हाट डज इट गिव, ध्यान से सुनना, व्हाट डज इट गिव, क्या पूछ रहा है आपको, क्या दिया उसने, प्रोपानोन एंड इथेनॉल। क्या दिया बच्चों, क्या दिया है, प्रोपानोन एंड इथेनॉल। तो पहले साइड में एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में ना साइड में बेसिक एक तुम दिमाग लगा के स्ट्रक्चर लिख लेना। प्रोपेनोन क्या है, प्रोपेनोन 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेन 3 प्रोपैन और ओन 3 कार्बन का कीटोन, ये है, ठीक है। और क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब CH3 डबल बॉन्ड OH, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। ये बाय द वे इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, बट उन्होंने तुमको घुमाने के लिए प्रोपेनोन और इथेनॉल ऐसा दिया है, समझे क्या, IUPAC नेम दिया, कौन सी बड़ी बात है, समझ गए क्या? क्लियर? अब वो बोल रहा है एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन A gives B as the product. The structure of B is, मतलब एक ऐसा एल्कीन है A जिसको ओजोनोलाइसिस किया तो ये दोनों मिले थे। पहले क्वेश्चन को समझो, एक एल्कीन है जिसको ओजोनोलाइसिस किया तो ये दोनों मिले, बोलो हाँ या ना। और वही एल्कीन को जब HCl ऐड किया, क्या ऐड किया, HCl ऐड किया तो B प्रोडक्ट मिला, क्या मिला, B प्रोडक्ट मिला। वो पूछ रहा है तुमको B प्रोडक्ट का क्या स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन पहला समझ में आएगा। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब ऐसे क्वेश्चन को रिवर्स इंजीनियर करके भी देख सकते हो, यानी कि तुम उल्टा करके तुम ऐसा चेक कर सकते हो कि B है ना, उसमें से HCl निकालो, जो एल्कीन बचा वो तुम्हारा आंसर है, वो देख सकते हो। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि ये तुम्हारे पास जो एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड ये दिए ना, उसके हिसाब से तुम एल्कीन जज कर सकते हो। बात समझ में आ रही क्या, क्या बोल रहा हूं? मैंने ओजोनोलाइसिस की ट्रिक क्या बताई, ये बताओ बच्चों। मैंने ओजोनोलाइसिस की ट्रिक क्या बताई, डबल बॉन्ड को गायब करो और कार्बन सी को C डबल बॉन्डों में कन्वर्ट करो, बराबर यही बोला। उसका उल्टा करके देखोगे तो तुमको ये मिलेगा क्या, एल्कीन। हाँ करके देखो, आपको ये दिया है ना बेटा, आपको उसने बोला कि बॉस तुम्हारे पास एक ये था, क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तुम्हारे पास एक बना था, और दूसरा तुम्हारे पास बना था C डबल बॉन्ड O और H और CH3, ये बना था दोनों। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, क्या, ये दोनों का O गायब कर दिया, C डबल बॉन्ड O गायब कर दिया, और इन दोनों के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्लियर हो गई बात। ये मेरा एल्कीन था, बोलो हाँ कि ना। मैंने रिवर्स किया, समझे, फिर से देख लो नहीं समझा तो। ये दोनों मेरे को प्रोडक्ट दिए हैं, मैंने उल्टा किया, पहले C डबल बॉन्ड O हटा दिए और मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्लियर। डबल बॉन्ड गायब किया था पहले ना, उल्टा। अच्छा ये एल्कीन है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है बेटा, इसमें आपने HCl ऐड करना है। क्या ऐड करना है, HCl, यस, यही दिया है ना क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है आपने, HCl ऐड करना है। अब सवाल ये है, ध्यान से सुनना, सवाल ये है कि इसमें जब आप HCl ऐड करोगे तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये भी क्लियरली ध्यान में रखा हुआ है आपने। वैसे तो मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में भी पढ़ाया है 12th में, थियरी में भी। एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट, कौन सा, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट इज वैलिड ओनली विद, एक ही चीज के साथ वैलिड है, किसके साथ, HBr, किसके साथ वैलिड है, यहां पे क्या दिया है, तो इसलिए मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मुझे बताओ यहां पर इस डबल बॉन्ड वाले ये दोनों कार्बन है, बरोबर, डबल बॉन्ड वाले ये दोनों कार्बन, सही है। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास तो एक भी नहीं है,
इसके पास देखो एक मिथाइल है, एक मिथाइल है और डबल बॉन्ड है, एक भी हाइड्रोजन बचा है नहीं। इसके पास एक मिथाइल है, डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। समझ गए क्या? तो मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट किसको दूं, इसको या इसको, कार्बन नंबर 1 को कि कार्बन नंबर 2, मतलब सॉरी यहां से अगर मैं गिनूं 1 2 3 4, 2 को दूं कि 3 को दूं, क्लोरीन। तो आंसर आपका आएगा कि किसको देना है क्लोरीन, 2 को। करेक्ट? अरे बोलो हाँ या ना। क्यों? मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट किसको देने का, जिसके पास हाइड्रोजन की कमी है। अब ये स्ट्रक्चर तुम मैच करो, तुम्हारे कौन से आंसर से मैच हो रहा है, बस आ गया आंसर। CH3 C CH3 Cl CH2 CH3, बरोबर? बोलो हाँ या ना। क्लियर? अगेन इसमें ओजोनोलाइसिस का मेरा शॉर्टकट ये काम आया। और अगर आप ऑप्शन बी को देखो ध्यान से तो ये रहा, देखो CH3 CH3 CCl CH2 CH3। क्लियर? चेक करो, CH3 CH3 CCl CH2 CH3। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। समझ में आया क्या? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। ओके, नीट 2018 है, बेसिक का क्वेश्चन यार, पिछले चैप्टर का रिपीट क्वेश्चन है। आंसर बता दो फटाफट, लेफ्ट टू राइट गिनते जाओ और किस में कौन सा ऑर्डर है, sp2 sp2 sp sp। चलो बताओ, ये तो आंख बंद करके आंसर आना चाहिए बेटा। sp2 sp2 sp sp किस में आ रहा है? sp2 की क्या पहचान थी, किस में आता था, डबल की ट्रिपल, sp3 सिंगल में, sp2 डबल में, sp ट्रिपल में। आंसर बता दो, चेक करो ऑप्शन बी को। ये वाला डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है sp2, ये वाला डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है sp2, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है sp, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में इन्वॉल्व है sp। आया आंसर? क्या आया? ऑप्शन बॉम्बे इज योर करेक्ट आंसर। इजी, समझा? ड्रॉ करके बताओ क्या? आई डोंट थिंक सो, है ना? सिर्फ ऐसा बेसिक आप ऐसा बना लो, ये sp2 sp2 sp और sp। इजी, सिंपल, आंसर इज बॉम्बे। कितना इजी क्वेश्चन, 2018 मैं आपको क्या बोला देखो। और ऑब्जर्वेशन, मैं फेक नहीं रहा, बंडल नहीं मारा, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। इससे कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ यार, ये जो नीट 2010 11 12 13 18 20 है ना, ये क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं सब, कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हम जिसको देख के बौखला गए कि अरे हाँ तो हमने सुना ही नहीं है, जैसे ऑक्टेन नंबर वंबर ये सब नहीं पूछ रहा ना वो, और पूछेगा भी नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, समझे? और जितना बोल रहा हूं आंख मूंद के विश्वास करो, बिंदास बता रहा हूं, क्या जोरदार प्रैक्टिस हो रही है, कोई टेंशन नहीं। चलो अगला देखो, देखो नीट 2016 का फेज 1 का क्वेश्चन क्या बोलता है, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अगेन देखो 2016 में बार बार ये मेंशन करता हूं, 2016 वालों में उन्होंने स्टंप, उन्होंने बाउंसर डाले थे सब, है ना। अब ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कौन सा एसिड है वो बता नहीं रहा एक तो, ठीक है। अब दूसरा ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से, है ना, ए बी सी डी चारों एल्कीन है, ध्यान से अगर आप देखो तो चारों क्या है, एल्कीन है। वो बोल रहा है इनमें से मैं कौन से क्या बोलते हैं कंपाउंड को लेके एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब हीट करूंगा तो मुझे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 मिलेगा। सवाल समझ में आया क्या? पहले देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ। यस, क्वेश्चन में कैच ही यही है पूरा। कैच क्या है देखो, कैच है स्ट्रॉन्ग एसिड, मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तुमको बोल रहा है क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो H+ की तुमको सप्लाई अच्छी है, और दूसरा तुम उसको हीट करो। क्लियर? हीट करोगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, चेक करो डबल बॉन्ड सब जगह है क्या? अच्छा, डबल बॉन्ड ब्रेक होके H+ आएगा, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। अब हाँ, अब क्वेश्चन को अब एनालाइज करो कि अच्छा वो ये बोल रहा है कि ये बनाने का, ये स्ट्रक्चर बनाने का है एंड में, ठीक है, और एसिड के साथ में हीट करने से ये बनना चाहिए, विच मीन्स दैट माई अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट एम
इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलो ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर में बना लेता हूं। माय अल्टीमेट एम इज दिस, इधर डबल बॉन्ड 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और ये ब्यूटेन ऐसा है। पहले ये समझो, बात सही समझ में आई? ये स्ट्रक्चर आपको अचीव करना है ना? अब आपको इन चारों में से वो स्ट्रक्चर जानना है जिसमें आपका जो डबल बॉन्ड है वो हीट करने पे शिफ्ट होके सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज इसमें नोटिस करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, बहुत कॉन्सेप्चुअल। हर जगह पे डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे चेक करो, है कि नहीं है? क्लियर है? और आपको चाहिए वो डबल बॉन्ड कहां आ जाए? सेकंड नंबर पे, बीच में आ जाए। तो अब दिमाग लगाना, आप बोलो अच्छा, अब आप दिमाग लगाना शुरू करोगे कि अच्छा वो ये पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड शुरू में तो हर जगह सब जो 1 1 1 पे है, ठीक है, सी में 2 पे है, चलो ठीक है, सी में 2 पे, सी में अगर आप देखो तो 2 पे, बट मतलब हर जगह डबल बॉन्ड मेरे को टर्मिनल इस तरफ दिख रहा है और मेरे को सेंटर की तरफ लेके आना है। मतलब मुझे शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या करना है मुझे? शिफ्टिंग ऑफ, शिफ्ट तो करना है, ये तो पक्का है, और शिफ्ट करना है H+ की मदद से। कैसे? वो भी हिंट दिया उसने, कैसे? एसिड से हिंट दिया, तो अब समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। हाँ, अब मैं ऑप्शन बी वैसे आपका आंसर है, मैं आपको ऑप्शन बी लेके समझाता हूं, और फिर आप तीनों से, बाकी तीनों से एक बार चेक कर सकते हो कि बाकी तीनों में स्ट्रक्चर वैलिड क्यों नहीं बैठेगा। ठीक है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम सो मच, दैट्स व्हाई मैं आपको डायरेक्टली आंसर से ही समझा रहा हूं, बट आप तीनों को लेके ये जरूर चेक कर सकते हो कि बाकी तीनों में आंसर वैलिड क्यों नहीं बैठ रहा है ना? ये मेरा, अच्छा बाय द वे ये मत भूलना कि ये मेरे को फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। हाँ, ये मेरे को फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, ये मेरा एम है। अब ऑप्शन बी को जरा देखो, ध्यान से जरा देखो ऑप्शन बी को, बी है ना? हाँ, ऑप्शन बी को ध्यान से देखो और समझो पहले तो कि वो क्या है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, समझो। I'll draw the structure of B for you. How many methyl groups can you see? CH3 thrice है, चेक करो। CH3 thrice लगाओ है ना कार्बन पे, पहले वाले पे, है ना? अच्छा, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर है आपका ऑप्शन बी का, बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से देखते जाना क्या क्या हो रहा है। अब इसको आके H+ ने अटैक किया। क्या किया इसको आके H+ ने? अटैक। अब H+ तो प्रोटॉन है, भूखा नंगा हाइड्रोजन है ना? H+ क्या है? भूखा नंगा हाइड्रोजन है। और यहां पर तुम देखो पाई बॉन्ड, कैसी जीभ लपलपाई, H+ को मिला, अरे वाह यार पाई बॉन्ड है, चल ना जाके अटैक करते। समझा है कि नहीं? और उसने जाके अटैक कर दिया, उसने जाके क्या किया? अटैक किया। अब उसने जैसे अटैक किया, क्या होगा? यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा, मैं हाइड्रोजन किसको दूंगा? हाइड्रोजन किसको दूंगा? इसको या इसको? मतलब ध्यान से देखो फिर से, क्वेश्चन को समझो मैं क्या पूछ रहा हूं। पहले पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा, ठीक है, मैं हाइड्रोजन इसको दूं, सॉरी, मैं हाइड्रोजन किसको दूं? इसको दूं या इसको दूं? ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। समझ में आया? अच्छा, जिसको भी हाइड्रोजन दूंगा उसके पड़ोसी को मुझे प्लस चार्ज देना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड गया ना भैया, उसके इलेक्ट्रॉन गए ना, इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस चार्ज तो देना पड़ेगा। अब समझो बात को ध्यान से, फिर से बहुत अच्छे से समझना, मैं एकदम बिल्कुल घाई नहीं कर रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, प्यार से। थोड़ा छोटा करता हूं ताकि लिखने को जमे। दिख रहा है ना क्लियरली? आई होप। प्लस नो। नाउ लिसन हियर, अंडरस्टैंड। CH3 C CH3 CH3 C H सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब मैंने हाइड्रोजन किसको दिया? पहले ये बताओ। 1 2 3 4, 2 को दिया कि 1 को दिया? मैंने 1 को दिया। इसका मतलब 2 के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, बराबर।
अब आपका आर्ग्यूमेंट सबसे पहला तो ये होगा कि सर आपने 2 को क्यों नहीं दिया, तो भाई कॉमन सेंस यूज करना, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा था, मेरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो मैं टर्शरी को कार्बोकैटायन बनाना प्रेफर करूंगा, प्राइमरी को नहीं बनाना प्रेफर करूंगा, समझ गए ना। इसलिए मैंने इसको हाइड्रोजन दिया और इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, ये गया भेजे में, बोलो हाँ या ना, यस। अब कैच आता है, अब आता है कैच। अब ये मैंने पिछले चैप्टर के पिछले सेशन के इसमें भी एमसीक्यूज में भी बताया था कि एक होता है रीअरेंजमेंट। मैंने क्या बोला है आपको, याद करना मेरी बात, एक एक बात नोट करना। जहां कार्बोकैटायन वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी खोजनी पड़ेगी। बोला था कि नहीं बोला था, गलत बोल रहा हूं क्या, बोला था ना। जहां कार्बोकैटायन दिखा वहां पे क्या खोजना है, क्या ढूंढना है बच्चों, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। क्या यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है, बोलो हाँ या ना। मीथाइल यहां जाएगा और हाइड्रोजन यहां आएगा, तो क्या ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा जो और भी ज्यादा स्टेबल है, बोलो यस और नो। चेक करके देखेंगे। CH3, CCH3 और H, समझ गए, फिर CH और इसको CH3 दे दिया, समझ गए क्या हुआ यहां पे, ये वाला CH3 इसको दे दिया और ये H इसको दे दिया। क्लियर, क्यों किया ऐसा, ताकि अब H नहीं, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको दे दिया, मिथाइल इसको दे दिया, पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया, समझ गए क्या किया, पॉजिटिव चार्ज ये वाले को दे दिया, मिथाइल इसको दे दिया, शिफ्टिंग। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल शिफ्ट। अब मुझे बताओ इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर चेक करो, ये प्राइमरी है सेकेंडरी की टर्शरी, बताओ ये वाले कार्बन, 1 2 3, टर्शरी है, स्टेबल है, टर्शरी है, स्टेबल है, सही है कि नहीं। और ये जब टर्शरी स्टेबल है तो तुम्हारे पास एसिड तो था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो वो वापस H+ देगा, वो वापस तुमको हाइड्रोजन सप्लाई करने में रेडी है। और वो जैसे हाइड्रोजन सप्लाई करने को रेडी है, ये बोलेगा भाई मैं पॉजिटिव चार्ज में बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहा हूं, मेरे को वापस दो मेरा हाइड्रोजन, समझा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ठीक है। अब वो हाइड्रोजन तो H+ आएगा तो कुछ फायदा तो होगा नहीं, बोलो H+ आने से कोई फायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि H+ कोई इलेक्ट्रॉन तो लेके आ नहीं रहा है इसका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन आ भी जाएगा तो कोई फायदा तो होगा नहीं, फायदा होगा क्या, नहीं। तो ये बोलेगा एक काम करो, भाड़ में गया हाइड्रोजन, मैं क्या करूंगा, अपना डबल बॉन्ड से ही अपना जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई कर लूंगा, क्योंकि वो अनस्टेबल फील कर रहा था ना भाई, चार्ज था उसके पर। बट फायदा क्या हुआ, उसने शुरुआत कहां से करी थी, उसने शुरुआत करी थी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूट 1 से, और अब उसने क्या बन गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 बन गया। क्या यही हमको अचीव करना था, चेक कर लो जरा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब बोलोगे सर ऐसे तो फिर क्या हमको हर एक ऑप्शन को चेक करना चाहिए, हाँ आइडियली ये ऐसा क्वेश्चन, ये उस लेवल का क्वेश्चन है जो नीट में तुम्हारा टाइम खाएगा और ये रैंक डिसाइडर होता है। मतलब तुमको बाकी सब कुछ आता है और ये फिर क्वेश्चन तुम करने बैठे हो ना, तो ये क्वेश्चन को तुमको 5-10 मिनट इसमें दिमाग खपाना पड़ेगा, सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और ये रैंक डिसाइड करेगा तुम्हारा, समझे। तो ये क्वेश्चन के पीछे माता पच्ची तब करना जब तुमको बाकी सब में कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे को 45 में से बाकी 40 क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं, मेरे को आ रहे हैं, मैंने सब सही किए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन के पीछे माता पच्ची करना, समझ गए क्या। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा कि ये बड़ा आसान है, आई होप ये क्लैरिटी से समझ में आया, ठीक है, बढ़िया। अगला वाला देखो 2016, गंदे क्वेश्चन देखो, वो लोग साइक्लिक इपॉक्सी पूछे यार, ठीक है, बट ठीक है चलो आपको बता, मतलब मैं बेसिक बता रहा हूं, बट समझ रहे हो ये क्वेश्चन जो 2016 नीट में बच्चों को रुलाने के लिए ही पेपर बनाया गया था, वो नीट लेवल का पेपर नहीं था वो। देखो क्या पूछ रहे हैं, which of the following compounds will not produce propene by reaction with HBr followed by elimination or by direct elimination only। मतलब पहले तो सवाल समझना पड़ेगा ना यार, पहले वो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसको हम HBr से पहले तो रिएक्ट करेंगे और फिर
जब एलिमिनेशन करेंगे तो प्रोपीन नहीं बनेगा। क्या बोल रहा हूं? प्रोपीन नहीं बनेगा। वो बनेगा नहीं पूछ रहा है, वो प्रोपीन नहीं बनेगा पूछ रहा है। पहले सवाल समझ में आया क्या? हाँ, अब आप ऑप्शन ए को देखोगे तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए तो हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, हमको साइक्लिक का कहां दिया रिएक्शन? दिया है क्या साइक्लिक का? नहीं दिया है। वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को तुमको एचबीआर से रिएक्ट करने बोला, पागल है क्या? तुमको दिया ही नहीं एनसीईआरटी में। तो तुम्हारे एग्जाम में नीट में ये सवाल नहीं आएगा, तो उसकी चिंता मत करो, ठीक है ना। बट फिर भी आंसर बताना मेरा काम है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर आप एचबीआर आपको एल्कीन में अगर ऐड करने का मौका मिले तो आप पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रहता तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ बोलते, पहली बात, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात कि भाई एचबीआर जो है वो एक सब्स्टिट्यूटिंग एजेंट भी है, सब्स्टिट्यूशन भी करता है, सब्स्टिट्यूशन भी करके वो आपको दे सकता है, क्यों नहीं, डेफिनेटली दे सकता है। बट वो स्पेसिफिक कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन करता है। कौन सी कंडीशंस में, जरा ये समझते हैं। अगर आप देखो ऑप्शन ए को, अगर आप देखो ऑप्शन ए को, तो उसमें भी आप एचबीआर का एडिशन कर सकते हो और उसके बाद प्रोपीन बना सकते हो। अब ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैं ऑप्शन ए में नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूँ वो मान लो, चलो सर की बात आप मान लो, ऑप्शन ए जो है वो सही है, होता है, उससे होता है, बट वो मैकेनिज्म में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ, साइक्लिक वाले मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, छोड़ दो, ठीक है। ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी क्या है? अल्कोहल है, बरोबर। ऑप्शन बी क्या है? एन प्रोपाइल अल्कोहल, यस। तो एन प्रोपाइल अल्कोहल के बारे में तो अपने को मालूम ही है कि भाई अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो एन प्रोपाइल अल्कोहल ये रहा, और उसको मैं एचबीआर से रिएक्ट कर रहा हूं, किससे? एचबीआर से। तो ये तो बहुत ही आसान लग रहा है ना रिएक्शन, देखो क्या होगा, OH माइनस जाएगा और Br माइनस आएगा, सही है, CH3 CH2 CH2 Br। और मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स में क्या सिखाया है? अल्कोहलिक KOH इज फॉर एलिमिनेशन, ये सिखाया हुआ है, 1000 बार ऐसे याद करवाया था। एक्वस KOH फॉर सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक फॉर एलिमिनेशन। इसमें से एलिमिनेशन करो, प्रोपीन बन गया, खत्म, समझे। ये तो प्रोपीन बनाएगा, बरोबर है ना। अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, ऑप्शन सी को अगर आप देखोगे तो वो प्रोपीन नहीं बनाने वाला। क्यों नहीं बनाने वाला, जरा दिमाग लगाना, क्यों नहीं बनाने वाला, जरा देखो। ऑप्शन सी जो है आपका वो ऑलरेडी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। सेंट्रल कार्बन कैसा है जरा देखेंगे, चेक करो, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, वो कार्बन का डबल बॉन्ड ऐसा है ना। तो इसमें जब आप HBr ऐड करने जाओगे ना, इसमें क्या करोगे, इसमें जब आप HBr ऐड करने जाओगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। वो क्या करेगा? पहली बात तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप कार्बन नंबर काउंट करो तो यहीं पे आपका आंसर आ गया, देखो कार्बन नंबर काउंट करो, कितने कार्बन है? 2। और आपको क्या बनाने को बोल रहा है वो? प्रोपीन। तो इससे प्रोपीन बनेगा, 2 कार्बन से प्रोपीन बनता है क्या? हाँ, तो अगेन कॉमन सेंस से आप आंसर तो बहुत ही इजीली दे सकते हो। सी जो है वो प्रोपीन नहीं बनाएगा, क्यों? कॉमन सेंस देखो, 1 2 3 प्रोपीन बना सकता है, 1 2 3 प्रोपीन बना सकता है, 1 2 3 प्रोपीन बना सकता है। यहां पर कितने? 1 और 2 प्रोपीन बनाएगा? नहीं बनाएगा। समझ गए? बेसिक कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो। बट जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट एंड फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वाला रिएक्शन, वैसे ये CH2C डबल बॉन्ड हो, क्या है ये? CH2C डबल बॉन्ड हो, ये कुछ ऐसा ही है, CH2 डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप में आपका एल्कीनाइल ग्रुप लगाया हुआ है, हाईली अनस्टेबल है ये तो, है ना। इसमें क्या हो जाता है कि आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता है HBr का। क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब कि पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और Br को छोड़ो, ऐसा बन जाता है। समझ रहे हो? इस तरह से, मतलब कि आपका पाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें हो रहा है। तो आपके पास बनता है CH2 डबल बॉन्ड C OH और Br, ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है। समझ गए? और उसका रीअरेंजमेंट होना पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताना। आप बोलोगे सर रीअरेंजमेंट कहाँ से आ गया भैया? तो भूलना मत, क्या जब भी पाई बॉन्ड के बगल में OH ग्रुप होगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, क्या? टॉटोमेरिज्म। ये देखो इन ऑल है कि नहीं है? इन ऑल है ना, है कि नहीं?
कीटोइनॉल है तो क्या बनेगा, टॉटोमेरिज्म। हाँ बोले अरे वाह सर, एक नंबर काम हो गया अपना तो, सी डबल बॉन्ड ओ और क्या, बी आर, समझ गए है ना। लेकिन ये प्रोपीन तो नहीं बना, प्रोपीन बना क्या, नहीं, तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी। समझ गए क्या, है ना। अच्छा, इसका एलिमिनेशन अभी करने भी जाओगे तो क्या ही उखाड़ोगे, मेरे को बताओ, इसका एलिमिनेशन कर पाओगे, नहीं, इसका एलिमिनेशन कहाँ होगा, हो गया, स्टेबल प्रोडक्ट बन गया, इनॉल फॉर्म, सॉरी कीटोन फॉर्म, खत्म, है ना, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन बन गया, बात खत्म हो गई। चलो ये बताओ, अच्छा सवाल है, एल्कीन है, HBr है, लेकिन एरो पे पेरोक्साइड लिखा है कि नहीं लिखा, ये इसकी पहचान है। इसमें मेजॉरिटी 99% बच्चे गलती करते हैं, आप भी शायद करोगे कि नहीं करोगे, देखना पड़ेगा। देखो पेरोक्साइड लिखा है कि नहीं लिखा है एरो पे, नहीं लिखा है, तो फिर मार्कोनिकॉव लगाने का कि एंटी मार्कोनिकॉव लगाने का, अप्लाई एंटी मार्कोनिकॉव, अप्लाई एंटी मार्कोनिकॉव only when HBr is given and peroxide on arrow is given, ये दोनों दिया रहेगा along with unsymmetrical alkene, तो ही लगाने का, नहीं तो चुपचाप मार्कोनिकॉव लगाने का। यहां पे क्या मिसिंग है, यहां पे पेरोक्साइड मिसिंग है बेटा, है ना, तो ऑफकोर्स हम क्या लगाएंगे, मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे। और मार्कोनिकॉव लगाएंगे तो हम बी आर किसको देंगे, कम वाले को कि ज्यादा वाले को, कम हाइड्रोजन वाले को हम नेगेटिव पार्ट देंगे कि ज्यादा हाइड्रोजन वाले को नेगेटिव पार्ट देंगे, कम वाले को देंगे। अब इसमें एक छोटू सा आ जाता है कैच, इस सवाल में बढ़िया सा कैच आ गया, क्या आ गया है, बढ़िया सा कैच, क्या आया, समझना है, ठीक है, समझना है, बहुत प्यारा सवाल है, सब कुछ सही है जो हम सोच रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं सोच, एकदम बढ़िया सोच रहे हैं हम, एक छोटा सा इसमें कैच है, कैच है क्या समझना है देखो, और इसमें मेजॉरिटी बच्चे गलत जाते हैं, आप नहीं जाओगे। क्या बोला है, CH3 CH CH3, यही है ना स्ट्रक्चर, CH3 CH CH3 फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, ऐसा ही कुछ है स्ट्रक्चर, बरोबर सही बना है मैंने, हाँ यही है ना। अब सवाल ये है कि आप बोलोगे सर आपने तो बहुत इजी बता दिया सर, पाई बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू HBr को जोड़ो इन सच अ वे कि इसको Br मिले और इसको H मिले, यही बोला मैंने। अगर आप ये सोचोगे तो आप आंसर क्या मार्क करोगे, ऑप्शन दिल्ली डी, लेकिन गलत हो जाएगा, आंसर है ऑप्शन बॉम्बे यानी कि बी। अब यही इसका 5 स्टार होने का ये क्रेडिट, समझना, जरा दिमाग लगाना। इसके पहले एक क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया हिंट कि जब मैं डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं तो ये डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, तो मुझे किसी एक को पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। किसको प्रेफर करूंगा मैं देना, प्राइमरी वाले को कि सेकेंडरी वाले को, हाँ, तो जब ये HBr आता है तो ये H+ और Br लेके आता है, बोलो हाँ या ना। तो ये वही हुआ ना एसिड जैसे, वही हुआ ना फंडा जो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला अभी किया ना क्वेश्चन। तो ये आएगा तो ये बोलेगा मैं यहां जुड़ू या यहां जुड़ू, क्या लगता है कहां भेजना चाहिए हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को यहां भेजूंगा ताकि इसको पॉजिटिव चार्ज मिले, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, हाँ, तो मैं इसको बना दूंगा हाइड्रोजन और इसको बना दूंगा पॉजिटिव। बट क्या पॉजिटिव बनते ही सोचना है, भूल क्यों जाते हो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल, चेक करो, क्या कहीं टर्शरी कार्बन है जिसके बगल में है पॉजिटिव चार्ज, हाँ, तो वो बोलेगा बॉस एक काम करना, मेरे को पॉजिटिव चार्ज दे, तू हाइड्रोजन लेना बॉस, क्या प्रॉब्लम है तेरे को लाइफ में, समझा क्या, अरे बोलो हाँ या ना, ये हुई ना बात। तो इसीलिए मैं बार बार जो हिंट दे रहा हूं, और वो ऐसे एक बार नहीं, मैंने आपको कम से कम 15 क्वेश्चन करा दिए अभी ऐसे, है कि नहीं, तो आपके दिमाग में ये बात अभी बत्ती जलना शुरू हुई कि नहीं, कि क्या जैसे ही कार्बोकैटायन आएगा मैं क्या सोचूंगा, हाँ भाई कहीं पे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, दिख रहा है क्या, हाँ है ना,
जैसे तुम जब एग्जाम में जाते हो, एग्जाम देने, एग्जाम हॉल में, सबसे पहले क्या देखते हो? सबसे पहले क्या देखते हो? कोई सुंदर लड़की आजू बाजू बैठी है? नहीं, ये नहीं देखते हो। क्या देखते हो? नहीं, क्या देखते हो? देखते हो कहीं कॉपी करने का कोई मौका दिख रहा है क्या? अरे एग्जामिनर लीनियंट दिख रहा है क्या? आजू बाजू कोई इंटेलिजेंट बच्चा बैठा है क्या? है ना? यही तुम्हारा तो पूरा एम ही वही है लाइफ में, है कि नहीं? तो वैसे ही जब कार्बोकेटायन देखो तो क्या सोचना है? अरे कहीं स्कोप मिल रहा है क्या यार? कहीं से कहीं मतलब बन सकते हैं क्या ज्यादा स्टेबल? बनाओ ना। समझ गए? अब जब ये पॉजिटिव हुआ तो बी आर उसके पास झट से आएगा कि नहीं आएगा? तो अब ये स्ट्रक्चर कौन से ऑप्शन से मैच करता है? आप देखो ऑप्शन बॉम्बे, यानी कि बी। करेक्ट स्टेटमेंट, समझ में आया? यस। तो जब भी कार्बोकेटायन बने तो क्या देखना है? रीअरेंजमेंट चेक करना है। क्या ये क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। बढ़िया, ओके। अगला सवाल, ये देखो, सॉरी आई गॉट स्कैर्ड। हाँ, सो अगला सवाल, which of the following compounds with molecular formula C5H10 yields acetone on ozonolysis? ओजोनोलाइसिस ट्रिक, 5 सेकंड में आंसर। क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? एसीटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। एसीटोन नहीं बनाने आता फिर तो पढ़ाई छोड़ दो, फिर नीट वीट की बात ही मत करो, अगर एसीटोन ही नहीं बनाने आता तो, है ना? अच्छा, टोटल कितने कार्बन दिए क्वेश्चन में? 5। 3 तो यही बन गए, 3 तो यही बन गए, अब 2 बनाने बाकी है। समझो, अब मैं दो यहां बना देता हूं। समझो, 2 ऐसे यहां बना दिए, 2 वो जो भी है जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वो 2 में से एक के पास तो C डबल बॉन्ड रहा होगा ना, रहा ही होगा, सवाल ही नहीं है। इस तरह से क्लियर? अब मेरे को बताओ, ये 2 अलग अलग कंपाउंड है तुम्हारे, ये 2 अलग अलग कंपाउंड है, मान लो। ये 2 अलग अलग कंपाउंड है। देखना इंटरेस्टिंग, मैंने ओजोनोलाइसिस का उल्टा करने बोला था ना आपको। क्या बोला था? पहले पाई बॉन्ड हटाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है बताओ? ये कौन से स्ट्रक्चर का आंसर है? ऑप्शंस देखो फटाफट और बोलो ये मैंने कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए, ऑप्शन ए, खत्म, आंसर आ गया, चेक करो, यस और नो। सिंपल, कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड। कैसे पता? ये वाला ट्रिक ना, ओजोनोलाइसिस वाला ट्रिक, समझ गए क्या? अच्छा, अगर आप देखो 3 मिथाइल ब्यूटवानिन, ये नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि पोजीशन गलत हो जाएगी, यहां आ जाएगा। साइक्लोपेंटेन, अरे पेंटेन तो भाड़े में गया है, एल्कीन का होता है ओजोनोलाइसिस, एल्केन का होता ही नहीं। ठीक है, और 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, अगेन ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहां आता तो वो तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाता और 4 कार्बन का कीटोन बनाता। बोलो हाँ या ना? अपने को 3 कार्बन का कीटोन बोला है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, दैट इज ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? अगला सवाल, which one of the following alkenes will react faster with hydrogen under catalytic hydrogenation? ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ये मोर सो आप बोल सकते हो कि फैक्चुअल है। कैसा है ये? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन। पूरा फंडा ही इस क्वेश्चन का, या किसी भी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी का तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, रिएक्ट फास्टर, रिएक्ट स्लोअर वाला, तो घूम फिर के एक ही कॉमन सेंस वाला लॉजिक क्या लगाना है? जो स्टेबल है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, और जो अनस्टेबल है, क्या है? अनस्टेबल है, वो रिएक्ट फास्टर करेगा। बरोबर, ये लॉजिक है। अब तुमको क्या पूछ रहा है बताओ? तुमको पूछ रहा है रिएक्ट फास्टर, मतलब सबसे अनस्टेबल वाला ढूंढना है। अब एल्कीन्स में एक फंडा याद रखना, एल्कीन्स में, नोट अबाउट एल्कीन्स, मोर सब्स्टिट्यूशंस, क्या? मोर सब्स्टिट्यूशंस विद आर ग्रुप, मतलब जितने आर ग्रुप लगाओगे तो मोर स्टेबल इज द एल्कीन। मोर स्टेबल एल्कीन मतलब जिसमें ज्यादा आर ग्रुप लगे हैं वो सबसे स्टेबल है। तो अब मेरे को ऑप्शन को चेक करके बताना, आर ग्रुप क्या है? डोनर है। ठीक है, आर ग्रुप, और आर ग्रुप चारों साइड पे आके क्या करते हैं कि भाई वो ओवरऑल ये पूरे इसको बैलेंस करके सिस्टम को मस्त स्टेबलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो बी में देखो सबसे ज्यादा आर ग्रुप लगे तो वो तो सबसे स्टेबल है, वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। डी में देखो 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं,
4 फिर 3, है ना। अब ए और सी को ध्यान से देखना, ए में 2 R ग्रुप है बेटा और सी में भी 2 R ग्रुप है ना। ए और सी में फर्क कहां पे है जरा समझ के मुझे बताना। ए इज सिस और सिस या ट्रांस, और सी क्या है, सिस है। तो कौन सा वाला जल्दी रिएक्ट करेगा, सिस या ट्रांस? ऑलरेडी बता चुका हूं, ऑलवेज सिस विल रिएक्ट फास्टर, ठीक है। तो जब तुमको 2 R ग्रुप की बात हो रही है और फिर तुमको उसमें भी जज करना है, तो क्या देखना है भैया कि अगर किसी एक का, नहीं सॉरी मैंने कहा क्या बोला, मैंने एको सिस बोला कि ट्रांस बोला, सॉरी मेरी गलती हुई। नहीं एको ट्रांस कैसे बोल सकते हैं, ए में R और R एक ही कार्बन पे साथ में लगे हुए कोचू, तो ये एक ही कार्बन पे साथ में लगे हुए, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ए और सी में दोनों में ऐसे ये लगा हुआ है ना, क्या बोलते हैं 2 R, लेकिन सी में ध्यान से देखो वो 2 R डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 डिफरेंट कार्बन्स, चेक करो। इसमें सिस ट्रांस है ही नहीं, इसमें देखो ये कार्बन R ग्रुप 2 अलग अलग कार्बन पे लगे बेटा, अगेन ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहे, सिमेट्री बढ़ा रहे, लेकिन यहां पर R ग्रुप दोनों किस पे लगे, एक साइड पे लगे हुए, तो ये क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देते। समझ में आया? ऑप्शन में R ग्रुप इज ऑन द सेम कार्बन, नोटिस हियर, सो दैट इज व्हाई दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल, ठीक है, दैट इज द मोस्ट अनस्टेबल, और सबसे अनस्टेबल है इसलिए सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या आया, ए सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फिर सी, फिर डी, फिर और फिर बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, ये सही। ओके, रिएक्शन ऑफ HBr, ये देखो क्या इजी मजाक क्वेश्चन है यार। HBr भी है, प्रोपीन भी है, पेरोक्साइड भी है, कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खत्म। क्या लगाने का, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलता है एंटी मार्कोनिकॉफ, कि मैं नेगेटिव पार्ट किसको दूं, कम हाइड्रोजन वाले को कि ज्यादा हाइड्रोजन वाले को। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, इसमें ज्यादा वाले को दे देगा, मतलब CH3 CH2 CH2Br। क्या करने का, इधर देखो पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Br और H को जोड़ो। आया आंसर, क्या आया आंसर, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी कि आंसर इज दिल्ली। N प्रोपाइल ब्रोमाइड आया, मतलब वही वन ब्रोमो प्रोपेन रे बाबा, ठीक है, ठीक है ना। अगला सवाल, द कंपाउंड CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 ऑन रिएक्शन विद NaIO4, ये आप मत करो, NaIO4 विद KMNO4 वगैरह, अभी NCERT में ये फिलहाल ये वाला रिएक्शन प्राइमरीली, मतलब मेनली ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ बट हाँ ये है कि NCERT में हाइड्रोकार्बन्स के एंड में ये मेंशन तो है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली NaIO4 वगैरह दिया है कि नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ KMNO4 और स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में दिया है, वो तो ठीक है, तो वो कर सकते हैं, चलो। बट शॉर्ट में इसका भी आपको ट्रिक बता देता हूँ, इसका भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो अगर ट्रिक देखना है आपको, एल्कीन प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या एल्कीन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। क्या क्या देखना है आपको, एल्कीन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आपको कैसे बता, देखो ये वाला आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है ना, मतलब कि एल्कीन की ऑक्सीडेशन होने वाला है, ये पक्का है। तो यहां पर ट्रिक क्या याद रखेंगे, अगेन डबल बॉन्ड, नहीं ऐसे मैं करके बताता हूं तो समझेगा। CH3 डबल बॉन्ड CH है ना, ये इस तरह से, बराबर, ये स्ट्रक्चर है आपका। अब यहां पर क्या करना है आपको, कि जो आपका कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड था, अगेन उसको पूरा सेपरेट करना है, और दोनों साइड पे क्या करना है,
ऑक्सीडेशन करना है। अब यहां पर सवाल क्या है कि आप सोचोगे कि ये तो ओजोनोलाइसिस जैसा ही हो गया है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। बट यहां पर कमाल की बात ये है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को हटाता हूं, पाई बॉन्ड को मैंने हटा दिया, ठीक है, और मैंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, सी डबल बॉन्डों में, और इसको भी कन्वर्ट किया सी डबल बॉन्ड में, तो ये क्या बना, एल्डिहाइड, CH3CHO। और एल्डिहाइड क्या फर्दर ऑक्सीडाइज होने का केपेबल है क्या, हाँ, तो वो एसिड बन जाएगा। और कीटोन जो है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होने का केपेबल, जल्दी कीटोन विल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, है ना। तो जब भी आप एल्कीन का अगर ये करोगे, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करोगे, तो एक एसिड और एक कीटोन आपको मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब यहां पर एसिड और कीटोन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी, दिल्ली इज योर करेक्ट आंसर। समझा, ये KMNO4 इसलिए पता है अपने को, है ना। अगर ये ओजोनोलाइसिस होता तो और भी इजी हो जाता मेरे लिए, मैं क्या करता, सीधा इसको तोड़ो, इसको डबल बॉन्ड O को जोड़ो, डबल बॉन्ड O को तोड़ो, खत्म। तो ये तो फिर सीधा एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनता। ओजोनोलाइसिस में क्या बनता है, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स ही बनते हैं, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन। और KMNO4 था, इसलिए वो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड को और फर्दर ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल है, तुम और कर देते हो। समझ में आया क्या। ट्रिक में क्या लिखेंगे, ट्रिक में ये लिखेंगे सिमिलर टू ओजोनोलाइसिस, समझा, सिमिलर टू ओजोनोलाइसिस ट्रिक प्लस इफ CHO कन्वर्टेड टू COOH, बस। अगर एल्डिहाइड है तो उसको COH कर दो, बाकी को एसिटिस लिख दो, खत्म हो गई बात। समझ गए क्या, बढ़िया। आखिरी सवाल, चलो इस सेशन का आखिरी, क्या बोलता है, विच एल्कीन ऑन, ये क्या इजी क्वेश्चन, क्या इजी क्वेश्चन, एकदम 5 सेकंड में आंसर लाओ, चलो 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 चलो। ओजोनोलाइसिस बोल दिया, ओजोनोलाइसिस। अब ये तो समझ गया कितनी बार आया ओजोनोलाइसिस, आने वाला एग्जाम में हाई चांसेस है। तो इस चैप्टर में फालतू चीजें पढ़ने से अच्छा ओजोनोलाइसिस, वर्ड्स रिएक्शन, कार्बोकैटायन, इस पे फोकस करो ना, आंसर आएगा। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ पे फोकस करो, क्वेश्चन उसमें से आएगा, है कि नहीं। ओजोनोलाइसिस क्या चाहिए, 1 2 3 कार्बन का एक एल्डिहाइड चाहिए और CH3 C डबल बॉन्ड CH, मतलब एसीटोन, मतलब टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड चाहिए। और ऐसा चाहिए कि ब्रेक करने पे ये मिले और ये मिले। ऑप्शन ए को देखो, आंसर आ गया, ये पूरा ये हटाओ, C डबल बॉन्ड O इधर, ये बन गया एसीटोन, और C डबल बॉन्ड O इधर बन गया ये एल्डिहाइड। एक नंबर। कितने सेकंड में आंसर है, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 सेकंड शायद ज्यादा बोल दिया, है ना। अब लेकिन इसी बात पे मेरे को B, C और D के भी आंसर बता दो बच्चा, क्या है B में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O यानी कि प्रोपियोन एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी बनेगा C डबल बॉन्ड O यानी कि प्रोपियोन एल्डिहाइड, मतलब प्रोपियोन एल्डिहाइड ये 2 मोल बॉम्बे में। C में क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये भी सही है। और D में क्या बनेगा, यहाँ पर एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड, सही है कि नहीं। कितने, 2 सेकंड, 2 सेकंड। D में यहाँ पर एसीटोन बनेगा, ये हटेगा, और CH3CHO ये भी बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। तो ये यहाँ तक हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, जैसा मैंने कहा मेनली ओजोनोलाइसिस, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, है ना, इस तरह के। मार्कोनिकॉफ के कुछ थे, पेरोक्साइड इफेक्ट के थे, और भी क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स के। एक और सेशन होगा हाइड्रोकार्बन्स का, तो बच्चों उसके लिए फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, है ना, और अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और अगले सेशन का वेट करो, जल्द मिलेंगे।